अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिलाल की पॉडकास्ट। आज मेरे गेस्ट हैं अरसलान अब्बास। और अरसलान अब्बास को आप लोग जानते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर इनकी शायरी से, और ये बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरसलान अब्बास, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बिलाल, कैसे हैं आप? हम पे अल्लाह का ख़ास करम है। मैं भी सही हूँ। और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आपकी वजह शोहरत शायरी है, तो आप अपनी कोई नज़म सुनाएं तो इससे आगाज़ करते हैं। अच्छा, नज़्म तो मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन उससे पहले शोहरत वाली जो आपने बात कही वो ये है कि मशहूर तो खैर हम कतई तौर नहीं है, लेकिन ये बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ लोगों से कि ये कोई मशहूरी नहीं होती। अगर आप किसी के दिल में मशहूर हों तो वो एक मशहूरी होती है और उसका हम इंतज़ार करेंगे। बहरहाल नज़्म आपको सुना देते हैं। नज़्म मैं जो अपनी अव्वल तरीन नज़में हैं मेरी, उनमें से मैं चाहूँगा कि आपको एक नज़्म सुनाऊँ। नज़्म सुनाने से पहले एक छोटी सी इसकी तमहीद ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान में जो कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई हो सकती है तो वो गम है। वो इस वजह से कि वो एक गम का एलिमेंट है जो आपको ड्राइव करता है, जो आपको चलाए रखता है। अगर इंसान के पास राहत और ख़ुशी हमा वक्त मौजूद हो जाए तो फिर इस दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, फिर वो जन्नत ही हम उसे कहते। लेकिन चूँकि ये दुनिया, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंसान के ज़िंदगी का मरकज़ है वो गम है। इसीलिए इसकी मिक़दार भी इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा होती है। तो जब ये ज़्यादा होती है तो हम ये देखते हैं कि लोग इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, इस पे इज़हारे अफसरदगी करते हैं कि यार ये क्यों गम आ गया या ये नहीं होना चाहिए था। तो उस डायलेमा को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की इस नज़्म में, और इम्पोर्टेंस अपनी तरफ से मेरी कोशिश थी कि मैं इस पे वाज़े करूं। ये बहुत पुरानी नज़मों में से एक नज़्म है। सही है। नज़्म का नाम है तेरा गम। सही है। हर किसी को है जहां भर में तमन्नाए निशात। सही है। हर किसी को है जहां भर में तमन्नाए निशात। अब यहाँ कोई तेरे गम का तलबगार नहीं। अब के हर आँख उमंगों में है उजालों की, किसी नज़र में अंधेरों का इंतज़ार नहीं। हर किसी को है जहाँ भर में तमन्नाए निशात। अब यहाँ कोई तेरे गम का तलबगार नहीं। अब के हर आँख उमंगों में है उजालों की, किसी नज़र में अंधेरों का इंतज़ार नहीं। अहले दुनिया को लगावट है फ़कत चाँद से क्यों। अहले दुनिया को लगावट है फ़कत चाँद से क्यों। कोई तो हो कि सितारों से भी जो प्यार करे। रोज़े इशरत पे ही सबको भरोसा क्यों कर। रोज़े इशरत पे ही सबको है भरोसा क्यों कर। कोई तो हो कि शब गम का भी एतबार करे। सही। और डूबने की है किसे ताब के हर फ़र्द यहाँ। डूबने की है किसे ताब के हर फ़र्द यहाँ। ज़ेरे गर्दाब न होकर भी किनारे ढूंढे। ज़ीस्त मोहताजे सहाराए जहाँज़ाद नहीं। फिर भी हर फ़र्द जहाँज़ाद सहारे ढूंढे। हमको हो और सहारों की तमन्ना क्यों कर। हमको जब के मैसर हैं सहारे गम के, हम करें भी तो भला कैसे फरामोश करें। हम पे एहसान ही इतने हैं तुम्हारे गम के। हमको हो और सहारों की तमन्ना क्यों कर। हमको हैं जब के मैसर ये सहारे गम के, हम करें भी तो भला कैसे फरामोश करें। हम पे एहसान ही इतने हैं तुम्हारे गम के। एक एहसान तेरे गम का है ये भी मुझ पर, कि मुझे दहर के हर गम से बचाए रखा। एक एहसान तेरे गम का है ये भी मुझ पर, कि मुझे दहर के हर गम से बचाए रखा। तीरगी ज़ीस्त की किस तरह मिटा दी सारी, कैसे शम्मा की तरह दिल को जलाए रखा। वाह। एक तेरा गम है मेरी जान फ़कत जिसके सबब। एक तेरा गम है मेरी जान फ़कत जिसके सबब, मैंने औरों के गमों से है शनासाई पाई। एक तेरा गम है मेरी जान फ़कत जिसके सबब, मैंने औरों के गमों से है शनासाई पाई। जानता कौन मेरा नाम के गुमनाम था मैं, एक तेरे गम के वसीले से पजीराई पाई। जानता कौन मेरा नाम के गुमनाम था मैं, एक तेरे गम के वसीले से पजीराई पाई। गुफ्तगू मेरी के जितने हैं फसाने इससे, गुफ्तगू मेरी के जितने हैं फसाने इससे, मेरा हमराज नहीं कोई तेरे गम के सिवा। गुफ्तगू मेरी के जितने हैं फसाने इससे, मेरा हमराज नहीं कोई तेरे गम के सिवा। ज़िंदगी जीने के जितने हैं बहाने इससे, ज़िंदगी जीने के जितने हैं बहाने इससे, मेरा दमसाज नहीं कोई तेरे गम के सिवा। मुझबे दर्द है गर
तो मेरा हमदर्द भी है। सही। मुझे दर्द है अगर तो मेरा हमदर्द भी है, गम नहीं जाने गज़ल, मेरा तो गम खार ये गम। सही सही। मुझे दर्द है अगर तो मेरा हमदर्द भी है, गम नहीं जाने गज़ल, मेरा तो गम खार ये गम। इसका होना है बहारों के गुलाबों की तरह, दिल है गुलजार तो फिर रौनक के गुलजार ये गम। सही। तो ये एक नज़म थी। मैं समझता हूँ कि गम आपकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करता है कि वो किस पीक पे जाएगी और कितनी हसीन होगी। और ये सॉर्ट ऑफ कैथारसिस भी होता है ना कि जब आप लिखते हैं तो आपका गम जो है वो निकल जाता है लफ्ज़ों के सहारे से। तो कहते हैं कि जो शायर होते हैं वो बड़े जो सेंसिटिव किस्म के होते हैं। आप अपने आप को क्या कहते हो? आप सेंसिटिव हो या किस तरह के हो? मिजाज किस तरह के आपका? अच्छा, अपनी ज़ात की हद तक, यानी जब एक्सप्रेशन की बात आती है, यानी सेंसिटिव तो हर इंसान किसी ना किसी हद तक होता है। सही। लेकिन जब आप एक सेंसिटिविटी रखते हैं और आपकी सेंस कोई चीज़ परसीव कर लेती है फ़ौरन, यानी सेंसिटिव होने से मुराद ये है कि आप जल्द अज जल्द उसको परसीव कर लें किसी भी जज्बे को, तो उसका एक्सप्रेशन जो है वो शायर ज़्यादा रखते हैं। यानी सेंसिटिव तो होता ही है शायर, एक तो बात ये है कि वो उसका एक्सप्रेशन ज़्यादा रखते हैं और उसको सही तरह से अंडरस्टैंड करते हैं अपनी सेंसिटिविटी को। दूसरा एलिमेंट ये है कि शायर चूँकि अपनी ज़ात के अंदर तो आवारागर्द होते ही हैं, दूसरा उनका एक एलिमेंट ये होता है कि वो सोसाइटी में हर ज़ात के अंदर आवारागर्दी करते हैं। यही चीज़ उन्हें शायर बनाती है, यही उनका एक्सप्रेशन इंक्रीज़ करती है। यानी आप इसको शायरी तक महदूद ना रखें। मैं समझता हूँ कोई भी राइटर हो बस, ठीक है, या कोई भी आर्टिस्ट हो, वो फनकार हो, तो वो सेंसिटिव वो ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि उसने एक्सप्रेस करना है, वो उसकी ग़ज़ा है। तो अपने आप को चलता रखने के लिए, यानी वो ज़िंदा रहने के लिए किस्म की उसकी जिस तरह ऑक्सीजन है, उस तरह सेंसिटिविटी मैं समझता हूँ उसके लिए ऑक्सीजन की तरह काम करती है। उसके बगैर वो आर्टिस्ट ही नहीं है। तो ये आपकी शायरी आपके लिए कैसे सोर्स ऑफ कैथारसिस है? क्योंकि मतलब ज़ाहिर सी बात है वो सेंसिटिविटी को एक्सप्रेस करते हो, तो आपने शायरी को ही क्यों चूज़ किया अपने कैथारसिस के लिए या अपनी सेंसिटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए? अच्छा, ये पर्सनली इस तरह से कैथारसिस नहीं है कि मैं इसको लिख लेता हूँ। ये इस तरह से है कि जब कोई इसको पढ़ के उसको एक हल्कापन महसूस होता है अपने दिल पे, उसको बोझ उतरता हुआ महसूस होता है, तब ये एक कैथारसिस बनती है। वरना एक गज़ल मैंने लिखी है और वो मेरे कमरे में ही पड़ी हुई है और वो किसी ने सुनी या पढ़ी नहीं है, तो वो तब तक मेरे लिए उसका वो चीज़ जो मैंने उससे इंड्यूस करना चाही थी वो मुझे हासिल नहीं हुई। लेकिन जब कोई एक शख्स भी हो, खा वो दो लोग हों, खा वो बिल्कुल मुझे न जानता हो शख्स, लेकिन जब वो सुन के उसको एक लाइट फील करेगा, तब वो मैं समझूंगा कि एक कैथारसिस के तौर पे उसने काम किया है। सही। और शायरी क्यों, दूसरा सवाल था आपका इसी सवाल में। शायरी इस वजह से कि इसमें सबसे ज़्यादा जज्बात होते हैं, और ये अगर आप कंपैरिजन करें डिफरेंट असनाफ का अदब की, तो आपको अंदाज़ा होगा कि शायरी में जो भी बात हो रही है वो जज्बे की बुनियाद पे हो रही है। ठीक है, यानी ऑब्वियसली अफसाने में भी अब दीगर नसर में भी आप एवेल्यूएट कर रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन शायरी अपनी तरकीब में ही जज्बात ज़्यादा रखती है, उसके अंदर जज्बात की वेटेज ज़्यादा होती है। और मैं पीछे भी एक दफ़ा मेरी किसी से गुफ्तगू हुई इसी तरह जिस तरह आपसे हो रही है, तो मैंने उनसे भी ये कहा था कि इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो उसकी सेंसिटिविटी है, जिसका किसी जज्बे को महसूस करने की एबिलिटी है। तो ये जब इंसान का सबसे बड़ा एलिमेंट है, और इसके बरक्स हम देखते हैं कि शायरी इस एलिमेंट को सबसे ज़्यादा एड्रेस कर रही है और फिर पहुंचा भी रही है, ठीक है, तो इस वजह से ये दीगर असनाफ में एक महराज बन जाती है, एक सुपीरियर फॉर्म ऑफ लिटरेचर बन जाती है। तो एक मुझे नहीं याद कि किसने ये कहा था, तो उन्होंने कहा था कि शायरी लफ्ज़ की महराज है, यानी लिटरेचर की जितनी भी फॉर्म्स हो सकती हैं उसमें प्योरेस्ट फॉर्म शायरी है। इसलिए आप देखेंगे कि इकबाल अपने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट में भी और फिर वैसे भी ये कहता है कि मैंने शायरी, मैं शायर नहीं हूँ लेकिन मैंने अपने ख़यालात के इजहार के लिए इसको अडॉप्ट किया है। उसका रैशनल यही है कि ये सबसे ज़्यादा इमोशनली इफ़ेक्टिव है, और इंसान को अगर आपने चेंज करना है तो आपको उसको इमोशनली इफ़ेक्ट करना पड़ेगा। सही है।
ये काफ़ी मतलब डीप बात कही आपने। थोड़ा सा आपकी तरफ जाते हैं, आपकी लाइफ की तरफ, कि आपने पहली शायरी जो है या पहला कुछ नज़म, पहली गज़ल या पहला शेर कब लिखा था? अच्छा, पहला शेर यार शुरू से हम शेर लिखते तो आ रहे थे, अपना नहीं लेकिन शायरी से एक ताल्लुक़ था कि आप बचपन से, मैं चूँकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और एक गांव विलेज था वहाँ पे पढ़ा, तो वहाँ पे तख्ती का रिवाज था, तो हम एक शेर उसके ऊपर लिखा करते थे। वहाँ से मेरा ताल्लुक़ शायरी के साथ है। पर्सनली मैं नहीं लिखता था। अब जब मैं अपनी सेकेंडरी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद, अच्छा, सेकेंडरी एजुकेशन में एक इवेंट है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसमें ये था कि शायरी, शेर का तो पता था शेर कोई चीज़ होती है, लेकिन शायर का नहीं पता था शायर क्या चीज़ होती है, कि शायर भी कोई चीज़ होता है, वो किसी पर्सपेक्टिव में इसको लिखता है। ये सारी चीज़ें नहीं इल्म होती हैं आपको छोटी उम्र में। तो फर्स्ट ईयर में गालिबन एक टीचर थे ज़हीर अब्बास, ठीक है, वो आए और उन्होंने पहले दिन आके वाइट बोर्ड पे लिखा मीर का शेर, और उन्होंने पूछा कि इसका किसी को मतलब बताओ। वो शेर उनका बड़ा मशहूर शेर है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। ठीक है। तो मैं चूँकि उर्दू से शुरू से मेरा ताल्लुक़ था थोड़ा बहुत, तो मैंने उनको एक जैसी भी मुझसे बन पाई एक इंटरप्रिटेशन बताई, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं थोड़ा सा शायरी को, वहाँ पे क्लास में अप्रिसिएशन भी हुई थोड़ी बहुत, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायरी को मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। ठीक है। उसके बाद जब मैं अपनी यहाँ पे गांव में ही एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद लाहौर में गया फर्दर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे मैं काफ़ी सारे दोस्त मेरे यहाँ पे रह गए, और एक हिजरत एक किस्म की मैंने की। तो वहाँ पे जाके फिर एक सहारा जिसे आप कह लें, वो ये था कि आप फिर अपने जज्बात किसी को अगर नहीं बता सकते, हॉस्टल में आप नए नए हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप ख़ुद को बताते हैं। तो ख़ुद कलामी का तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये भी एक कोई चीज़ होती है। तो फिर पहली ऑप्शन मेरे सामने आई कि आप कोई शेर कुछ लिख लें, तो वो मैंने लिखा। तो ऑटोमेटिकली चूँकि मेरे सबकॉन्शियस में पोइट्री रहती थी, तो इस वजह से वो फिर मैंने शेर लिखा। ये गालिबन 2015 की बात है या 16 की। क्या रिस्पॉन्स? लेकिन मुझे इतना याद है कि दिसंबर था। सही है। और दिसंबर था और मैं छुट्टियां गुजारने के लिए इस्लामाबाद चला गया। कोई मेरा दोस्त यहाँ पे मौजूद नहीं था लाहौर में। सही है। तो इस्लामाबाद जाके मैंने फिर वो दिसंबर के दिन थे, वो था शब फुरकत के गमगीन सलम हो, कट भी जाओ यूं न सताओ हमको। सही। तुम नहीं मिलते तो खुदा से खफा हो जाते हैं, मिल जाओ खुदारा काफिर ना बनाओ हमको। ये गज़ल थी और बेवज़न भी थी, तो लेकिन मुझे याद रह गए उसके दो एक शेर। उसके बाद मैंने फिर उनको हज़फ कर दिया। शुरू में लिखता है बंदा तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी गलतियाँ होती हैं, बंदा वो उस तरह से नहीं लिख पाता। लेकिन जी, आपने किन लोगों को दिखाई, किन लोगों से शेयर की ये गज़ल, और उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? अच्छा, ये मेरे जो एक मेरा दोस्त है तैमूर खलील, वो शायरी में दिलचस्पी रखता था। वो काफ़ी, मैं तो इतना खैर कॉम्पिटेंट आदमी नहीं था शुरू से ही, तो लेकिन वो काफ़ी पढ़ने लिखने वाला शख्स था। सही है। तो वो उर्दू की उसे यानी उसकी मेमोरी बहुत शार्प थी इस मामले में। तो उसने एक दफ़ा मुझे फैज़ की एक गज़ल सुना रखी थी, ना गवाओ नाविक नीम कश। तो उसको उसकी तशरीह याद थी, मैं उस तरीके से तशरीहात नहीं करता था। बहरहाल तो मुझे ये अंदाज़ा था कि ये थोड़ा बहुत इस चीज़ शायरी से लगाव रखता है, तो उसको मैंने सुनाई और उसने कहा कि यार तुमने तो फिर वो भी उन दिनों कुछ ना कुछ लिखता रहता था। तो ये इस तरह से मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। वो हर दफ़ा मुझसे फिर पूछते तुमने क्या नया लिखा है, और जैसा भी हमने कोई ऊट पटांग लिखा होता था, कोई तुकबंदी की होती थी, तो वो मैं फिर उसको अपने दोस्तों को दिखाता। तो मेजर कंट्रीब्यूशन इसको परसू करने में मेरे दोस्तों का ही मैं समझता हूँ है। हाँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि फीडबैक अगर अच्छा हो तो बंदा कंटिन्यू कर सकता है जब स्टार्ट कर रहा होता है। तो बाद में तो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें मैटर नहीं करती जब बंदा किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है और बंदा कुछ अचीव कर लेता है, बंदे को सेंस आने लगती है कि अच्छा मैं अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन शुरू के टाइम के अंदर आपको बहुत ज़रूरत होती है। आपको उस टाइम के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि यार ये तो तुमने बड़ा बेवज़न लिखा है, तुमने ये क्या लिख रहे हो, तुम तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या करोगे तुम, इस तरह का कुछ है? अच्छा, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ इससे मुतल्लिक़। सही है। जब वो दिन थे कि जब नया नया यूट्यूब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ था यंग जनरेशन में,
हमारी जनरेशन जब मैं इंटर तक था तो मेरी उम्र के लोगों के पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे इस तरह से इंटरनेट से जो कनेक्ट हों और फिर आप यूट्यूब भी इस्तेमाल करें। लेकिन इस सारे दौर में 2014, 15, 16 इसमें एक सानिहा, इसे खुशगवार सानिहा मैं कहूँगा, वो ये हुआ कि जॉन इलिया की पोइट्री जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आने शुरू हुई। अच्छा, अब हमने जितने भी रवायती शोरा सुने थे वो एक और अंदाज में शायरी करते थे, यानी जो आपने रवायती अंदाज शायरी, यानी जो वो मुशायरा कर रहे हैं तो वो एक लय में पढ़ रहे हैं शेर। जॉन इलिया एक अजीब किस्म से शायरी पढ़ते थे अपनी। तो मैंने जब जॉन इलिया को देखा तो मुझे ये लगा कि ये बहर या इस तरह का पाबंदी वज़न वाला इसमें कुछ चक्कर नहीं है, ये एक स्ट्रेट बात कह रहा है, यानी मुझे ऐसा लगा। तो मैं चूँकि एक सिली आदमी था, तो अगर मुझे किसी ने कहना कि शायरी में वज़न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैंने उसे कह देना कि मेरे लिए नहीं है, मैं इसी तरह लिखूँगा, मुझे कोई रोक सकता है तो रोक ले मैं जिस तरह मेरा दिल करूँगा, क्योंकि कलम मेरा है तो मैं जिस तरह मर्जी लिखूँगा। ये ज़िद मुझे यहाँ तक ले आई कि मैंने किताबें फिर जब पढ़नी शुरू की बहुत ज़्यादा, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जॉन इलिया वज़न में पोट्री करते हैं और एक्यूरेट बहर में और रूज़ में पोट्री करते हैं। फिर बाकी शोरा को पढ़ा, फैज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ा, और जितने भी मैंने 100-150 के करीब शायर मैंने भी पढ़ रखे हैं और काफ़ी का कलाम याद भी है, तो उनको मैंने देखा तो वो कोई भी बहर से बाहर नहीं था। राशिद का मुझे नून राशिद का मुझे था कि वो आज़ाद नज़्म लिखते हैं तो आज़ाद गज़ल क्यों नहीं हो सकती। तो लेकिन फिर जब मैंने राशिद को मज़ीद एक्सप्लोर किया तो वो भी वज़न में था। तो फिर ये 2 साल पहले ही तकरीबन मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मुझे वज़न में लिखना चाहिए, क्योंकि सब वज़न में लिख रहे हैं। सब बड़े शायर जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ वो सारे वज़न में लिखते हैं, तो मैं किस तरह वज़न में नहीं लिखूँगा। तो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन फैज़ का है, उनको मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा और वो मुझे वज़न की तरफ लेके आ गए। और कुछ लोगों ने भी कहा कि यार तुम, अच्छा ख्याल है तुम्हारा, तुम वज़न में क्यों नहीं लिखते। तो फिर मैंने कुछ अरूज सीख लिए, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि वज़न में लिखता हूँ। ये अच्छा होता है वैसे, मतलब जब आप आगाज़ करो ना तो अक्सर लोग कहते भी हैं कि आर्ट हैज़ नो रूल्स, तो आर्ट के अंदर तो वो कोई लॉज होने भी नहीं चाहिए ना, वो आज़ाद होनी चाहिए जैसे वो होती है। तो मतलब अगर उस तरह से उस बंदे को वो मतलब ग्रो करे बंदा और बंदे को उसमें मज़ा आने लगे, फिर सीखने का दिल भी करता है बंदे का, फिर बंदा सीख भी लेता है, फिर सारा कुछ हो भी जाता है ऑटोमेटिकली आप उस तरफ राग़िब हो जाते हैं। क्योंकि मतलब मैंने कि एक और बात है इसमें, फैज़ से किसी ने पूछा कि आपका क्या ख्याल है वज़न के बारे में। उन्होंने उससे जवाब दिया कि यार देखें, जो किसी ने प्री डिफाइंड वज़न हैं, बहरे हैं, उसमें ना भी कोई लिखना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि चूँकि शायरी है तो इसका मतलब ये है कि एक रिदम में होगी, तो आप अपना कोई रिदम एक्सप्लोर कर लें, फाइंड आउट कर लें, आप उसमें लिखें। लेकिन आपका एक स्पेसिफिक पैटर्न ज़रूर होना चाहिए आपके अपने ज़हन में। अगर आप किसी और के पैटर्न को फॉलो नहीं करते तो अपना कोई डेवलप कर लें। फिर जिस तरह राशिद ने किया भी है अपना पैटर्न डेवलप, और उस पर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी में जो इसके आने वाले 20, 25, 30 साल होंगे उसमें राशिद बहुत बड़ा नाम होगा हमारे लिटरेचर में, ख़्वाह वो पहले नहीं रहा। अच्छा, इस दौरान जो सीखने का अमल था सारा, आपने कोई गलतियाँ की हों और उन गलतियों से सीखा हो, अगर वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। अच्छा, गलतियाँ लिखने के हवाले से? हाँ, इस सब के हवाले से, ये सारा जो जर्नी था आपका, जो अभी तक जहाँ पे आप पहुँचे हैं। अच्छा, इसमें गलतियाँ जो है ना वो तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कायनात में, मैं समझता हूँ कोई शख्स ऐसा नहीं है कि वो किसी भी स्टेज पे ये कह सके कि मैं गलती नहीं कर रहा। वो हम वक्त गलती में गिरफ्तार होता है, वो पॉइंट आउट नहीं हो रही होती या वो रियलाइज़ नहीं कर रहा, तो वो वक्त के बाद वो करता है रियलाइज़। तो गलतियाँ ऑब्वियसली मैंने भी की, लेकिन मुझे एक एज ये था कि चूँकि मैं हर वक्त जो है वो शायरी में पढ़ता रहता था, सुनता रहता था, तो अपने लिखे पे गौर भी करता रहता था। तो उसमें ये हुआ कि फिर मुझे अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि अगर मसलन अल्फाज की गलती है, मसलन मैंने एक लफ्ज़ लगावट है, लगावट, उसको मैं लगावत ते के साथ लिखता रहा। बाद में मैंने जब उसको मज़ीद एक्सप्लोर किया और मुझे अंदाज़ा हो कि यार ये तो लफ्ज़ लगावट है,
तो इसको मैंने चेंज किया। फिर इसी तरह और बड़े सारे लफ्ज़ मैंने इसी तरह गलती देख के उनको ठीक किया और बाद में ठीक लिखता रहा। फिर उसके बाद एक मेजर चीज़ जो मैंने देखी वो ये कि पहले आप बिल्कुल एक फ्री हैंड आपके पास है और आप जो मर्ज़ी लिख लें, लेकिन जब मैं मुताले की तरफ आया, मैं कुरान ज़्यादा पढ़ना शुरू किया और फिर लिटरेचर ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, तो और फिर रिसर्च लिटरेचर ज़्यादा पढ़ना शुरू किया और फिर पॉलिटिकल लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। तो इस सारे स्टडी के दौरान मुझे एक और चीज़ बावर हुई, वो ये कि आप जब भी कोई बात कर रहे हों तो उसके कोई प्रिंसिपल आपके ज़हन में मौजूद होना चाहिए जिसको आप फॉलो करके वो बात कर रहे हो, और फिर उसके बाद आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो वो टेनेट्स अपने मैंने फिर जो है वो तलाश करने की कोशिश की, चंद एक मुझे मिल भी गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स मैंने बना रखे हैं कि यार इस तरह कायनात है, तो फिर जब आप कायनात को इस तरह परसीव करते हैं तो आपने क्या बात करनी है, कैसे करनी है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी पैटर्न को फॉलो करता रहूँ और उसी के मुताबिक लिखूँ, एक ख़ास पैराडाइम में चीज़ें लिखूँ। ये चीज़ मैंने सीखी है, पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी मेरे अंदर। सही है। अभी आप लोगों को देखते हैं जो नया नया आगाज़ करते हैं और वो गलत लिख रहे होते हैं या मतलब वज़न में नहीं लिख रहे होते, तो मैंने देखा है कि आप काफ़ी इनकरेज कर रहे होते हैं उनको लाइव के ऊपर, ये इस तरह की चीज़ों के ऊपर। लेकिन जो लोग करते हैं, डिस्करेज करते हैं, वो अच्छा लिख रहे होते हैं, मतलब ऑब्वियसली उनका नाम होता है, बड़े लोग होते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों को देख के कहते हैं यार ये शायरी तुम्हारा काम नहीं है, उसको डिस्करेज करते हैं। उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है आपका, कि मतलब ये रवैया कैसा है किसी भी अदब के अंदर या किसी भी? अपनी एक राय है नहीं, देखें, मैं उसे गलत कहूँगा फॉर एग्जांपल, लेकिन एक बंदा उससे ठीक कहेगा, ये एक डिबेट होगी कि आप साबित करने पे चले जाएं कि ये गलत रवैया है या सही रवैया है, ठीक है। तो हम इस तरफ नहीं जाते, हम उसके सोशल पहलू की तरफ बाद में जाएंगे कि लोग क्या कहते हैं। पहले हम इंडिविजुअल पहलू की तरफ आते हैं। एक बंदा अगर लिख रहा है तो वो सोशल सिनेरियोज़ में वो क्या करे एज एन इंडिविजुअल। सोसाइटी ऑब्वियसली आपके ऊपर प्रेशर रखती है ख़ास किस्म का, और वो आपको बड़ी सारी चीज़ों से टोकती है क्योंकि वो ट्रेडिशनल होती है, कंजर्वेटिव होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करना ह्यूमन नेचुरल फिनोमिनल है। लेकिन इससे आप दो चीज़ें एक्शन में लेके आ सकते हैं। पहली तो ये है कि आप पे कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है, खा वो प्रोडक्टिव है खा वो प्रोडक्टिव नहीं है, आप ये कर सकते हैं कि आप या तो उससे मोटिवेट हो जाएं कि यार मैं अपनी बात साबित करूंगा या मैं एक्सेल करूंगा, या फिर आप उससे मायूस हो जाएं कि यार ये ठीक कह रहा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। दोनों ऑप्शंस आपके पास अपनी मौजूद हैं। अब वो मायूस होना भी उसके अपने इख्तियार में है, और मायूस होना डिपेंड करता है कि उसके अंदर विल कितनी है अपनी आर्ट को परसू करने की, ठीक है। वो कितना उस आर्ट को महसूस करता है कि ये मेरा पार्ट है, ये मैं हूँ बजाते खुद। तो अगर तो वो महसूस करता है कि आर्ट इज़ नॉट जस्ट एन आर्ट बट इट इज़ माई पार्ट, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड परसू एट एनी कॉस्ट। उसके बरक्स मायूस होना है तो फिर उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन यह कि इसको मोटिवेशन के तौर पे आपको लेना चाहिए। जहाँ तक बात है सोशल फैक्टर की, तो सोशल फैक्टर ये है कि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एक अपना रिटोरिक सेट कर सकते हैं कि यार इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हो सकता है हज़ारों के हज़ारों शायर ना बने, या कम से कम उनमें से 2-3 बन जाएं। मैं आपको बात बताऊँ, इसमें इंतहाई मेरे लिए तो मोटिवेशनल थी। फैज़ को मैंने जब पढ़ा तो बल्कि फैज़ ख़ुद बताते हैं कि मैं जब मैट्रिक में था तो हमारे स्कूल में एक मुकाबला हुआ, उसमें सब ने शेर लिखे, मैंने भी शेर लिखा। सही है। तो शेर मेरा सर ने पसंद किया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि शेर ना लिखो तुम, क्योंकि वो थोड़े से थे, मैट्रिक भी नहीं बल्कि पहले की बात है, उनकी 5वीं-6ठी क्लास की बात है। तो उन्होंने उनको मना किया कि तुम शेर ना लिखो, ठीक है। फैज़ कहते हैं कि मैंने तर्क कर दिया शेर कहना, ठीक है। एक ये इवेंट है। इससे अगला इवेंट ये है कि वो मैट्रिक में जब स्कूल में गए तो एक टीचर आए उर्दू के, और उन्होंने कहा सब शेर लिखे हैं, और फैज़ ने भी शेर लिखा, तो उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने कहा कि यार तुम शेर लिखा करो। ये दूसरा इवेंट है, ठीक है। इन 2 इवेंट्स को आप एनालाइज करके देख लें कि अगर दूसरा इवेंट अपीयर ना होता तो आज आप उर्दू लिटरेचर में एक ऐसी शख्सियत से महरूम हो जाते, सिर्फ एक शख्स की बात से कि उसने कहा था कि ना लिखो, और फैज़ ने अगर उसकी बात मान ली होती तो उर्दू लिटरेचर मैं समझता हूँ कि उसका एक पिलर उसके पास ना होता।
ठीक है, ऐसा है। और दूसरे शख्स का कंट्रीब्यूशन देखें कि जिसने कहा कि तुम लिखो, उस शख्स को कितना क्रेडिट जाता है कि उसकी मरहून मिन्नत है, और पूरा उर्दू अदब उसका मरहून मिन्नत है कि यार तुमने फैज़ को अप्रिशिएट किया और उसको इनकरेज किया कि तुम लिखो। ठीक है, तो ये फ़र्क उन दो बातों का मैंने आपको बताया कि क्रिटिसिज्म का क्या है और अप्रिसिएशन का क्या रोल है। तो ये है कि ये हमने ही ऑब्वियसली परसीव करना होता है। हमें अगले को देखना चाहिए ना कि मतलब अगला वो क्या कैसे परसीव करेगा, और हम बहुत दफ़ा हमारे बताने का लहजा डिफ़ाइन कर देता है कि हम किस तरह से बता रहे हैं अगले को कि तुम करो ना करो, तुम कर ही नहीं सकोगे ये वो। और उससे बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खिलने से पहले ही मुरझा जाती हैं। तो ये वाकई में ऐसा है। खैर अभी ये लेकिन ये 50% है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है। तो मैं अपनी डिवीज़न अगर बताऊं तो सोसाइटी में अगर शायरी से हट के भी किसी और काम की भी अप्रिसिएशन की बात है या उसके क्रिटिसिज्म की बात है, उसमें मैं यही समझता हूँ कि किसी भी शख्स के कोई काम करने या ना करने में 50% रोल सोसाइटी का होता है, 50% इंसान का अपना। और बईद नहीं है कि मैं ये बिलीव करना शुरू कर दूँ कि 70% इंडिविजुअल का रोल है और 30% सोसाइटी का रोल है। अच्छा, तो ये कि मेजर चीज़ें आपकी अपनी कोशिश और चाहत पर डिपेंड करती हैं। सही है। बचपन कैसा था आपका? मतलब क्या करते थे, क्या शौक़ थे, क्या करते थे? शायरी तो आपने बताई है कि आपने तख्ती लिखा करते थे, उसके अलावा? अच्छा, बचपन मेरा आवारागर्द किस्म का है। अम्मी मेरी बताती हैं कि मैं इंतहाई आवारागर्द था। अच्छा उसमें ये कि हमारा चूँकि हम एक बड़ी जिसे कहते हैं ना रूरल साइड ऑफ लाइफ मैंने देखी है। उसमें दो मेरे दोस्त थे, एक हमारा हमसाया था, अभी तक वो मेरा दोस्त है, और दूसरा साथ वाली गली में वो भी अभी तक मेरा दोस्त है। वो मेरे, जिसे आप लंगोटिया कहते हैं, वो दो मेरे लंगोटियाँ। ठीक है। हम ये करते थे कि यानी क्रिकेट खेलनी, लड़ाई झगड़े, उसके बाद पतंग बहुत ज़्यादा मैंने उड़ाई, घर से गालियाँ पड़नी कि रंग स्याह हो जाएगा तुम्हारा, तुम हर वक्त पतंग उड़ाते हो। और फिर उसके बाद बंटे बहुत ज़्यादा मैं खेलता था, हर वक्त हाथ में मट्टी होती थी, और रात को कोई 6-7 हमारे घर में ये रूटीन होती थी कि मगरिब के बाद आप बाहर नहीं जाएंगे, मगरिब के बाद आप घर आ जाएंगे, और अगर आपने बाहर जाना है तो किसी के घर जाना है, बाहर गली में, या हमारे सामने एक प्लॉट होता था, वो किसी वक्त में दरबार था, और फिर वो मसमार हो के एक, उसको दरबारी कहते थे हम, लेकिन वो एक प्लॉट था, तो उसमें हम खेलते थे। लेकिन फिर शाम के बाद हम बाहर किसी भी जगह नहीं खेलते थे, सिवाय एक दिन के, जो कि ईद का दिन होता था। यानी चांद रात से लेके सुबह ईद तक हमारे पास फ्री छुट्टी थी कि हम जहाँ मर्ज़ी जाएं, जैसे मर्ज़ी खेलें, प्लॉट में खेलें, मस्जिद में जाएं, जहाँ पे दिल करता जाएं। क्योंकि वो एक, मैं उसकी पिक्चर तो अभी इतने कम टाइम में तो नहीं खींच सकता, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ी मोहब्बत भरी फ़िज़ा थी जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ। उसके अलावा ये था कि स्टडी में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ ये है कि स्कूल जाते थे, बंक कर देते थे, और उसके बाद स्कूल में क्रिकेट खेल लेनी। गवर्नमेंट स्कूल था, नीचे बैठते थे ज़मीन पे, टाट होते थे, जाके सुबह लेट जाते थे टाट पे कि ये मेरी जगह है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता था कि टाट नहीं थे तो घर से लेके जाते थे, कोई बोरी ले जाते थे या इस तरह की कोई चीज़ जिस पे जाके बैठ जाएं। तो बहुत खूबसूरत दिन मैंने ज़िंदगी सही है, आपने तो मतलब वाकई में वो वाला बचपन गुजारा हुआ है जो हम सुनते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो पंजाब का रूरल कल्चर है, जो उसका ट्रेडिशनल रूरल कल्चर है जो कि नावलों में आता है, उसमें या मेरी जनरेशन जो कि 90s के 98-97 के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी होश में, वो आखिरी जनरेशन है जिन्होंने वो कल्चर देखा है। जो 2000 में लोग बच्चे पैदा हुए हैं उनको उस कल्चर का अंदाज़ा नहीं, क्योंकि जब मैं 5th में गया था तो वहाँ पे बोर्ड्स बन गए, बिल्डिंग बन गई। हमारे स्कूल में बिल्डिंग नहीं थी पहले, तो फिर बेंचेस आ गए, फिर इंग्लिश मीडियम होना शुरू हो गई सारी चीज़ें। तो ये मैंने देखा कि जब यूँ ही मैंने मैट्रिक क्रॉस किया उसके बाद इंग्लिश मीडियम लोगों की परसेप्शन में डेवलप होना शुरू हुआ रूरल एरियाज़ में।
तो फिर ये है कि यानी ये जो मॉडर्न एजुकेशन जिसे हम आज तसव्वुर करते हैं, आज आप मैट्रिक की या गवर्नमेंट पंजाब बोर्ड की किताबें उठा के देखें, वो बड़ी अच्छी किताबें हैं आप, लेकिन हमारे दौर में वो बिल्कुल नॉर्मल सी किताबें थीं और टीचर बड़े नॉर्मल से थे, उनको इतना ज़्यादा नहीं, वो मैट्रिक टीचर थे। तो ये है कि मैंने प्योर रूरल लाइफ मैंने गुजारी अपने 8th क्लास तक। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सिटी शेखुपुरा में आ गए और फिर उसके बाद मैं अपने मज़ीद एजुकेशन के लिए लाहौर गया। सही है। तो ये ख्याल कैसे आया कि जो लिखते हैं इसको इंस्टाग्राम पे डालना चाहिए? खुद ही डालना शुरू किया था या प्रॉपर थॉट थी कि यार इसको प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं, या वैसे ही डाला और ये चलता गया और ये होता गया? और ये भी एक दिलचस्प वाक़या है। पिछले दिनों गवर्नमेंट कॉलेज में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में चूँकि पढ़ता हूँ, सही है, तो वहाँ पे एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप, मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में होता हूँ, आप आ जाएं। तो उसने कहा कि आप मुझे जानते हैं लेकिन आप मुझे पहचानते नहीं हैं। तो मैं 1 साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे बात करूँ, लेकिन आप आते हैं, गुजर जाते हैं और मुझसे हिम्मत नहीं होती कि मैं बात करूँ आपसे आके। सही है। तो मैंने वो मैसेज, मैंने उनकी प्रोफाइल खोली तो मुझे याद आ गया नाम, कि ये 5 साल पहले ये नाम कहीं मेरी ज़िंदगी में रहा है। वो एक लड़की थी इंस्टाग्राम पे, उसने मुझे कहा कि ये एक तुम भी लिखते हो, तो उससे वैसे ही कहीं मेरी बात हुई तो मैंने उसको कहा कि मैं लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम भी इंस्टाग्राम पे डालो, क्योंकि ये एक पेज का लड़का है, ये अपनी शायरी डालता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है, तो तुम भी पोस्ट करो। तो मैंने वहाँ से पोस्ट करनी शुरू की। फिर उसके बाद तो वो 5 साल बाद वो ख़ातून मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में मिली और वहाँ पे वो इंग्लिश रिलेटेड डिपार्टमेंट में थी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि मैंने कहा कि यार आपने तो, आपको तो चाहिए था कि फ़ौरन मेरे पास आती और मुझसे मिलती, लेकिन उसने कहा कि आप मुझे शक्ल से वाकिफ़ नहीं थे, तो मैंने इस वजह से नहीं आई। बहरहाल सवाल आपका ये था कि कब कैसे पोस्ट करें, तो एक लड़की ने मुझे ये कहा था कि आप पोस्ट क्या करें, तो उसी के कहने पे मैंने पोस्ट करनी शुरू की थी। सही है। वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी अभी जब आपसे मिली वो? अब नहीं, वो तब तो मैं बिल्कुल मतलब आप समझ लें कि मैं तब प्रोफेशनल्स एकेडमी ऑफ कॉमर्स में था। 2016 की बात है, तकरीबन 17 की। तो 2017 में वैसे ही वो रैंडम, जिस तरह आप इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे किसी से बात करते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप भी डाला करें। उसके बाद मैंने वो पोस्ट करनी शुरू की और फिर वो काफ़ी अर्से बाद मुझे मिल भी गई गवर्नमेंट कॉलेज में ही इत्तेफाक से। अब फिर उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा कि भाई आप जब मर्जी आए हमसे मिलने, आप बल्कि हम तो आपके मरहून मिन्नत हैं कि आपने हमें ये मशवरा दिया। कैसा लगता है ये जो इतना फेम मिल जाता है बंदे को और ये फैंस मिलते हैं आगे? नहीं, मैं इसको कतई इसको फेम नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने नवाजिश ये की है कि हमको एक इंतहाई बैकवर्ड एरिया से उठा के एक ऐसे मुकाम पे ला खड़ा किया है जहाँ पे कुछ लोग हमसे मोहब्बत करते हैं या इज़्ज़त करते हैं। ये फ़ेम इसमें कतई तौर पे नहीं समझता, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यार चंद एक लोगों में उसने इज़्ज़त दे दी है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो ये है कि अक्सर लोग मिल जाते हैं रास्ते में और पूछ लेते हैं कि यार आप अरसलान अब्बास हैं, तो यही होता है कि यार चले अच्छा है कि हम शायरी में कुछ कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत लोग जानना शुरू हो गए हैं। नहीं, ये तो आजी और इनके सारी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं आप लोग, ऐसी तो बात नहीं है। मतलब वैसे बंदे को अच्छा तो लगता ही होगा ना कि कैसा लगता है, कैसे मेरा असल में मुँह का हाँ, अच्छा यानी यही फील होता है कि यार अच्छा है, बेहतरीन है। लेकिन ये कभी नहीं कि आप हवा पे सवार हो जाएंगे, यार मेरे तो ये है और मेरा तो वो है। ये मैं कभी भी, ये मेरी वालदा ने शुरू से ही मुझे ये बात समझाई कि कभी भी आपके पास जो आप, वो पंजाबी में कहती हैं भावें तुसी लख दो तो भावें तुसी कख दो, है तुसी ज़मीन दो। तो इस वजह से मैं उनकी बात जो है मेरे ज़हन में हमा वक्त रहती है कि ख्वाब के पास आप जो भी हों तो आपको वो नेचुरली ही रहना चाहिए। आपके मतलब एक किस्म के, चलें आप उनको कहते हैं कि आप उनको फ़ैन नहीं कह रहे, आप उनको कह रहे हैं कि वो मोहब्बत करते हैं आपसे, या जो भी आपके दोस्तों में इजाफा हो गया किस्म का, ये तो कह सकते हैं ना। तो वो उससे पहले वाली लाइफ और उसके बाद वाली लाइफ में कोई फ़र्क है? किस्म के शनासाओं में इजाफा एक किस्म का हो गया। तो वो उनमें इजाफा होने के बाद की लाइफ और उससे पहले की लाइफ में कोई फ़र्क है, या वो वैसे का वैसे ही है अरसलान अब्बास?
नहीं नहीं, इसमें फ़र्क ये है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि मैं अब यानी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है। पहले जैसे मैं बाहर जाता था, अभी भी मैं वैसे ही जाता हूँ। आता कि शेखुपुरा में ही मैं अक्सर कैंटीन पे जाके बैठता हूँ और अक्सर लोग इस तरह मिल जाते हैं कि यार आप शेखुपुरा में रहते हैं, हम तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि वो आ जाएं, वो बल्कि अगर उनके पास टाइम है तो वो आएँ, मेरे साथ बैठ जाएँ, चाय पी लें, उनसे कुछ बातचीत हो जाए। और मेरी कोशिश होती है कि जो भी मुझे मिले मैं उसकी मेहमान नवाज़ी लाजमी करूँ। इस वजह से मेहमान नवाज़ी करूँ क्योंकि वो मुझे मिले हैं, तो अब वो इस चीज़ के हकदार हैं। उन्होंने मुझे इतना यानी सपोर्ट किया है, उन्हीं के पढ़ने की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। तो अब उन्होंने इतना सपोर्ट किया तो वो मेरी मेहमान नवाज़ी के भी हकदार हैं। तो अक्सर लोग आ जाते हैं, बैठते भी हैं, चाय भी पीते हैं और अच्छा लगता है उनसे बातें करके। सही है। तो ये जो आपने अपना तखल्लुस चेंज किया था, अरसी था पहले, फिर अरसलान हो गया, इसकी क्या स्टोरी है? इसकी स्टोरी इसकी स्टोरी ये है कि मेरा नाम जो अरसलान अब्बास, शुरू से ही मैंने अपना नाम रखा हुआ था। मेरा वैसे नाम अरसलान हैदर अब्बास, ठीक है। तो ये मेरा नाम है सही। अच्छा, उसमें ये था कि वज़न के लिहाज से मुझे ये था कि अब्बास जो है वो, क्योंकि बहरों का इल्म नहीं था, तो मुझे ये था कि अब्बास जो है ना वो फिट नहीं आता, ठीक है। तो इस वजह से इसको मैंने पहले ही नहीं रखा, वरना मैं शुरू में भी यही रखता। तो फिर मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म, मैंने लफ्ज़ों के वज़न देखे कि अरसी जो है वो गालिब के वज़न पे है या उसके और इस तरह के औज़ान पे जिसका वज़न है, तो मैंने वो रखने की कोशिश की। लेकिन वो बाद में मेरे दोस्तों ने कहा कि यार ये अच्छा नहीं है, तो तुम इसको ये ना रखो। इसी तरह अरसलान, फिर मैंने जब कोई तखल्लुस पास नहीं था तो मैंने कहा कि अपना नाम ही इस्तेमाल किया जाए। तो लेकिन बहरहाल फिर बाद में जब मुझे पता चल गया कि मैं अब्बास को कैसे वज़न में इस्तेमाल कर सकता हूँ, फिर मैंने उसको वापस अडॉप्ट कर लिया कि यार यही मेरा नाम है। अभी मुझे एहसास होता है कि मुझे कोई तखल्लुस डिफ्रेंशिएटेड रखना चाहिए था, लेकिन बहरहाल मैं सोचता हूँ कि यार ठीक है, यही नाम भी है, तो अच्छा है। हमने तखल्लुस से क्या डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगी हमें, ठीक है, ऐसे ही चलने देते हैं। हाँ, ये ज़ाहिर सी बात है। ऐसे लगता है जैसे कोई था जो आपको प्यार से अरसी बुलाता हो, मैंने कहा शायद उसके कहने पे रख लिया हो आपने। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरसी का, अगर मुझे पहले ये एक दौर में मैंने पता नहीं कोई आर्टिकल पढ़ा या पता नहीं मेरे ज़हन में क्या फतूर आया, तो मैंने समझा कि अरसी का मतलब है शेर का पंजा। मैंने कहा कि अरसलान से ये है तो इसको रख लेते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला इसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर मैंने उससे क्विट कर दिया। लेकिन मुझे ज़्यादातर लोग या तो अरसलान बुलाते हैं या हैदर। सही है। इंसान की शायरी जो है वो उसके तजुर्बात और मुशाहिदात पर मबनी होती है, तो बहुत सारी शायरी जो है आपकी वो मोहब्बत के गिर्द घूमती है। तो मेरा सवाल आप समझ गए होंगे, कभी मोहब्बत हुई आपको? मैं समझता हूँ कि इसका तो जवाब मैं बाद में दे देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी मोहब्बत के गिर्द घूमती है। इंसान इसके बग़ैर सरवाइव नहीं कर सकता। ये चूँकि दो लोगों के दरमियान में या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में एक जज्बा है जो उनको कनेक्ट करता है आपस में, विदाउट एनी गर्ज, विदाउट एनी जो है आप उससे कोई इवज़ कोई चीज़ लेना चाहिए, इसके बग़ैर ये एग्जिस्ट करता है। तो ये तो इंसान की ज़िंदगी इसके गिर्द घूमती है, तो हम तो फिर इंसानियत का एक पार्ट हैं एज अरसलान अब्बास। अच्छा, दूसरा ये कि मोहब्बत मुझे बेशुमार लोगों से हुई और हद दर्जा, और अभी तक है। ऐसा ज़िंदगी मेरी में तो नहीं हुआ कि मुझे किसी शख्स से मोहब्बत हुई हो और उसके बाद वो ख़त्म हो गई हो। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत होने के बाद ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन मेरा मामला ऐसा अभी तक नहीं हो सका। उसमें ख़तून का अगर आपका इशारा उसकी तरफ था तो उस हद तक तो मैं नहीं गया, लेकिन हाँ मैंने, यानी आप इंसान होते हैं तो आपको कोई पसंद आ जाता है, तो हमारा भी ये मामला था। लेकिन उसमें मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्कान नहीं किया, क्योंकि मैं शुरू से ही समझता हूँ कि मैं मुसाफिर हूँ, तो अगर मुझे कोई मिल भी जाता है तो अल्टीमेटली मुझे कूच करना ही है, तो इससे क्या फ़र्क है। इसीलिए मैं शेर भी इस पे लिखा हुआ है कि तू नहीं मिल सका तो क्या जाना, दर्द तो तेरा मिल गया जाना।
अब तेरी आरज़ू नहीं बाकी, सही है। अब तेरा शौक़ मिट गया जाना। तो ये है कि ये सिर्फ सफ़र की वजह से है कि सफ़र का ये सितम सहना पड़ा है, तुझे भी अलविदा कहना पड़ा है। तो तुझे तकलीफ क्यों अलविदा कहना पड़ रहा है? तो तुझसे फासला करना है, सफ़र का सितम है ना कि आप मुसाफिर हैं तो सफ़र का तकाजा है, क्या कर सकते हैं। नहीं तो इससे तो दिल टूट जाता है ना दूसरे बंदे का। नहीं देखें, वो तो एक है, ये आप दिल टूटने वाला मामला तो तब आएगा जब दो लोगों का आपस में रिलेशन हो या दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो। हमारा तो इंटरेक्शन भी नहीं है। ठीक है, सही है। वो शायरी में लिख रहे हैं ना आपके जुनूनी किस्म के हैं आप, कि एक नज़म मेरे सामने पड़ी है। अच्छा, मुझे माफ़ कर देना, तुम मुझे माफ़ कर देना जी। सही। तो क्या आप हैं इस तरह के? अच्छा, ये बहुत शुरू का जुनूनी में हूँ तो बहुत ज़्यादा। अगर आप हो यानी शायद आपको, अगर आप इसको इस हवाले से देखें मेरे लिखी हुई तहरीरों को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये यानी ऐसा नहीं है कि आप एक शख्स के पीछे अपने आप को लहू लुहान कर लेंगे, ठीक है, या हल्कान कर लेंगे। सही है। मोहब्बत अपनी जगह कि वो उसमें कमी नहीं आती ना आए, ये एक अलग है। लेकिन आप कायनात में एक और मकसद भी लेके, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो जुनून की जो कैफियत मैं समझता हूँ इंसान के सफ़र के लिए, उसके सफ़र की परसिस्टेंस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जुनून है। यानी जुनून के बगैर आप क्या कर सकते हैं। तो वैसे कहते हैं ना कि मतलब शायर है, तो शायर जब लफ्ज़ आता है ना हमारे जहनों में, तो एक तख़य्युल बनता है कि बहुत कोई होगा, कोई बिखरे बिखरे से बाल होंगे, उजरी उजरी सी दाढ़ी होगी, सूजी सूजी सी आंखें होंगी। तो ये शायरों के साथ एक तो ये अटैच होता है ना कि मतलब इस तरह का, ठीक है, हुलिया होगा। तो उसके बाद अब जो शायर आ रहे हैं जैसे आप हैं और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो बड़े सूटेड बूटेड से लोग होते हैं इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि मतलब पहले के शायर इतने हंसता हाल क्यों होते थे, अब के शायर इतने मॉडर्न किस्म के क्यों हैं? नहीं, पहले के शायर खस्ता हाल नहीं होते थे कि आप यानी ये एक गलत फहमी है। हम जामी से लेके आज के दौर के शायर, जहाँ तक खस्ता हाल का आप जिक्र करते हैं, तो उसमें एक ही पिक्चर या दो पिक्चर आपको एक सागर सिद्दीकी की मिल जाएगी, ये इस तरह के चार एक और शायर मिल जाएंगे आपको। जो है शिव कुमार बटालवी दिखने में ऐसा लगेगा कि वो शराबी या मंटो आपको दिख, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक पिक्चर पता नहीं क्यों मंजरे आम पे आ गई है। हालांकि मैं आपको कोई 20 शायर गिनवा सकता हूँ जो कि बहुत अच्छे थे। यानी ये चंद एक हो सकते हैं कि आपने, या इसके अंदर ये हो सकता है कि किसी ने लैला मजनू की दास्तान से बहुत ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस हो गया हो, तो वो मजनू का हुलिया उसने इख्तियार कर लिया हो। वरना हमारे यहाँ फैज़ हैं, हमारे यहाँ अहमद फराज हैं, इकबाल ख़ुद हैं, उससे पहले जितने भी सब कॉन्टिनेंट के शायर हैं, उसके बाद उससे पहले फ़ारसी के जो शायर हैं, ये सारे अच्छे हुलिये के शायर होते हैं। जहाँ तक खस्ता हाली का ताल्लुक़ है, तो वो हुलिये में शायरों के बहुत कम शायर ऐसे होंगे जिनके हुलिये में खस्ता हाली होगी। शायर की बात कर रहा हूँ मैं। शायरों में भी कैटेगराइजेशन है, जो सिर्फ कुछ लोग सिर्फ शेर कहते हैं, कुछ लोग हैं जो फ़िक्र के साथ शेर कहते हैं, जिस तरह इकबाल है, फैज़ है, फराज है, राशिद है, या ये लिटरेट लोग होते हैं। ये सिर्फ शायरी की कला को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि अपने नॉलेज को शायरी में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ना। तो मैं चूँकि इस कैटेगरी का फॉलोअर हूँ, इसको पसंद करता हूँ, इस वजह से जो है वो मेरा हुलिया इतना खस्ता नहीं है। एक हुलिया खस्ता है इंसान के अंदर का हुलिया, वो सेंसिटिविटी पे हमने बात कर रही है, वो चूँकि सेंसिटिव होता है तो इस वजह से उसके अंदर हर वक्त तोड़ फोड़ ही रहती है। तो ये एक बात है। सही है। तो अच्छा, इसी हुलिये के बारे में बात करते हुए मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूँगा कि वही जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई नाकाम शायर है या नाकाम आशिक है,
तो वो मतलब उसका एक हुलिया बनाना हो तो वो शायरी के अंदर उसकी एक ही तरह की डिपिक्शन मिलती है। आप पुरानी शायरी में अगर जाएं तो कि वो एक अफसरदा सा होगा और मतलब इस तरह से वो मतलब यानी कि जैसे हंसता हाल जैसे आप कह रहे हैं, तो वो इस तरह की कोई पिक्चर होगी, उसके हाथ में सिगरेट होगा, या वो अगर वो ज़्यादा पुराने चले जाएँ तो वो जाम और शराब या इस तरह की चीज़ों में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि मतलब वो जो एक नाकामी है उसकी हम शक्ल बदली हुई क्यों नज़र नहीं आती, कि मतलब इस तरह शायरी में क्यों नहीं मिलता कि वो नाकाम हुआ और फिर उसने मतलब इश्क में नाकाम हुआ और उसने फिर दुनिया के कई, एक्चुअल में ऐसी कई स्टोरीज़ आपको मिलती हैं कि जिसने इश्क में नाकाम होकर दुनिया के कई पहाड़ फतह कर लिए, लेकिन शायरी में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं मिलती? शायरी में क्यों ऐसा ही होता है कि आप कि जब नाकामी है तो फिर उसके पिक्चर बाद की आपने बात की है यही चीज़ें। मैं आपको एक इकबाल का शेर सुनाऊं इसी हवाले से। वो कहता है कि सही मिल है। ही जाएगी कभी मंजिल लैला इकबाल, सही मिल है। ही जाएगी कभी मंजिल लैला इकबाल, कुछ दिन और अभी बादी पैमाई कर। ठीक है। ठीक है। वो बुनियादी तौर पे जो लैला मजनू की एक दास्तान है, हमारी चूँकि उर्दू सही है। शायरी की बेस पर्शियन और अरबिक पोट्री है, तो उसमें वो एक बहुत मशहूर दास्तान है लैला मजनू की। उसमें चूँकि मजनू का कैस का हुलिया ये है कि वो इस दुनिया से बेजार हो गया, ठीक है, तो एक ये वो उसके अंदर आता है। ये जनरल इंटरप्रिटेशन है। इसकी एक और इंटरप्रिटेशन ये है, इसकी बेशुमार इंटरप्रिटेशन है, मैं दो एक बता रहा हूँ आपको सिर्फ। अच्छा, एक और इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि जो शायरी है उर्दू शायरी, ये चूँकि अपने 1000 साल में या जब से उर्दू ज़ुबान वजूद में आई है, उससे पहले पर्शियन पोइट्री में, जो कि इस्लाम के बाद बनती है सारी पोइट्री, पर्शियन भी और उर्दू भी, ठीक है, इनमें ये सादी से लेके और रूमी से लेके अब तक जितने भी शायर आ रहे हैं उनमें एक एलिमेंट परसिस्टेंट होगा। वो एलिमेंट आपको ये कहेगा कि जब कायनात के साथ आप अपना ताल्लुक़ जोड़ते हैं या कायनात की किसी चीज़ के साथ आप अपना ताल्लुक़ जोड़ते हैं, ठीक है, सिर्फ उसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखने के लिए, तो ये एक हकीकी चीज़ है कि ये एक एविडेंट चीज़ है कि आपको उससे कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है, यानी वो एक बेमानी आपकी तगोदो होगी। जब आप वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये बेमानी तगोदो थी, तो फिर आप ज़ाहिर में आप जो हैं वो अपनी एक पिक्चर मैटर नहीं करती, आपका बातन तब आपके लिए मैटर करना शुरू हो जाता है। ये तसव्वुफ़ की टर्म है, तसव्वुफ़ की पिक्चर है जो आपको बातिन पे फोकस करती है। तो जब ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि एक इंटरप्रिटेशन ये भी डेवलप करती है, एग्जिस्ट करती है कि इश्क मुजाजी इश्क हकीकी तक लेके जाता है, उसके पीछे यही पिक्चराइजेशन है कि जब आप कायनात से आप टकरा दिए जाते हैं तो आपके पास वो इटर्नल चीज़ बचती है, फिर आप जब उसकी तरफ सफ़र करते हैं तो फिर आपके लिए बातिन मैटर करता है, ज़ाहिर में आपका हुलिया मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर एक पिक्चर है। और उर्दू शायरी इट्सेल्फ चूँकि तसव्वुफ़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, उसकी वजह यह है कि जब ये सब कॉन्टिनेंट में अपना सफ़र तय कर रही थी तो सब कॉन्टिनेंट में मॉडर्न एजुकेशन नहीं थी, उसमें सिर्फ फ़िक़ह की एजुकेशन थी, उसमें तसव्वुफ़ की एजुकेशन थी, जितने भी सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम थे। और फिर इनके इक़्तिदार में होने की वजह से इनका पर्सपेक्टिव बाकी कौमों पे, एथनिसिटीज़ पे भी गया। फिर जो भी उर्दू में आया तो फिर उर्दू में तसव्वुफ़ का रंग एक नुमायाँ रंग था। तसव्वुफ़ का रंग इस वजह से नुमायाँ था क्योंकि यहाँ पे शरीयत पढ़ी जाती थी, कोई इंग्लिश, रियाजी इस तरह की तालीम बहुत कम थी, इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं थी खैर, तो तिब या इस तरह की चीज़ें कम थीं। ज़्यादा एजुकेशन जो थी वो रिलीजियस एजुकेशन थी। रिलीजियस एजुकेशन में दो मेजर एलिमेंट, एक तसव्वुफ़ था और एक फ़िक़ह थी। ये दोनों चीज़ें आपको इस चीज़ पे गाइड करती हैं कि आपका बातन मैटर करता है, आपका ज़ाहिर मैटर नहीं करता। तो फिर जब वो ये सारा सिनेरियो उर्दू पोइट्री में ट्रांसफ़र होता है तो फिर उसमें भी एक आशिक की डिपिक्शन ये आ जाती है कि वो बातनी तौर पे जो खूबसूरत होगा, ज़ाहिरी तौर पे वो बेहाल और खस्ता ही होगा। इस पे बल्कि मैंने एक शेर भी लिखा है कि इस पे शेर जो मैंने लिखा है वो इस तरह है कि दिल शिकस्ता हो खस्ता हाल आए, दिल शिकस्ता हो खस्ता हाल आए, तेरी चौखट पे हम निढाल आए। तो ये एक है कि जब आप कायनात से दिल शिकस्ता हो जाते हैं और
तो फिर आपका खस्ता हाल हो जाता है और आप एक निढाल होने की कैफियत में चले जाते हैं। फिर आप एक दर की तरफ सफ़र करते हैं, एक चौखट की तरफ सफ़र करते हैं जो सारे खस्ता हालों को कबूल कर लेती है, सारे दिल शिकस्तों को कबूल करती है। तो आप जब उसकी तरफ सफ़र करते हैं तो आपके लिए मैटर ही नहीं करता कि आप कितने खस्ता हाल हैं। तो ये उसके अंदर एक इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करती है उर्दू पोइट्री में। इस वजह से वो जो आप जिसने आपने पॉइंट आउट किया ना कि ये क्यों है, उसकी रीजनिंग, ये रैशनल ये है। सही है। तो वैसे आप बता रहे हैं कि आपने फैज़ को पढ़ा है और इस तरह मंटो वगैरह को पढ़ा है, कौन कौन सी फेवरेट बुक्स हैं अभी आपकी, अगर अभी आपके जहन में कोई हैं? कोई 5 बता दें। अच्छा, मैंने तो ज़्यादा पोइट्री पढ़ी है। हाँ, मैं आपको फिर बता देता हूँ। एक अफसानों में ज़ाहिर बात है कि मंटो एक बहुत बड़ा नाम है, तो मंटो के अफसाने, उसके 100 मशहूर अफसाने हैं, वो किताब भी है मंटो के 100 अफसाने। सही है, वो पसंद करता हूँ मैं, अच्छी किताब। सही है। दूसरी एक पिछले 1 साल में ही मैंने एक्सप्लोर किया, अहमद नदीम कासमी को मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। तो उनकी 2 किताबें बहुत अच्छी किताबें। एक शायरी में जब आप आते हैं तो दश्ते वफ़ा, दश्ते वफ़ा एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। सही है। जब आप अफसानों में आते हैं तो कपास का फूल, मैंने दीगर भी किताबें उनकी पढ़ी हैं, लेकिन कपास का फूल का एक अगला लेवल है। ठीक है। तो अहमद नदीम कासमी की ये 2 किताबें। उसके अलावा अहमद फराज की इश्क़ जुनू पेशा शायरी है, वो बहुत खूबसूरत किताब है। उसके अलावा जो एक और मेरी पसंदीदा किताब है, वो सबसे पहले जिसका मुझे जिक्र करना चाहिए था ये लिटरेरी किताबों में, वो ऑब्वियसली नुस्खा है वफ़ा है। उसको एक किताब तो वो है ही है, लेकिन वो बड़ी सारी चीज़ों का रेफरेंस भी है। ठीक है, आप उस किताब के अंदर जो भी एक शेर पढ़ रहे हैं वो एक पूरी सोशल सिनेरियो का एक रेफरेंस है। इस वजह से वो किताब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद और भी काफ़ी सारी किताबें हैं, मतलब ख़वातीन की तरफ आएँ तो सबसे जो मुझे महबूब किताब है वो खुशबू है, वो भी शायरी है, और क्या खूबसूरत शायरी परवीन शाकिर की किताब है खुशबू, बल्कि मैं अक्सर ख़वातीन को सजेस्ट भी करता हूँ। सही है। उसके अलावा जॉन एलिया की किताबें मैंने पढ़ी हैं सारी, लेकिन वो उस हद तक मेरी फेवरेट नहीं है। फिर उसकी मावरा एक किताब है नून मीम राशिद की, मावरा और ला इंसान, ला मुसावी इंसान, ये 2 किताबें भी नेक्स्ट लेवल किताबें हैं। तो किताबें तो शायरी में तो बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट हैं। कुलियात नसीर गिलानी एक अलहदा मयार रखती है अपना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है कि वो ज़्यादातर शायरी की किताबें हैं। जहाँ तक ये उमैरा अहमद वग़ैरह या निमरा अहमद, इनको भी मैंने पढ़ा है, लेकिन ये मुझे उस हद तक पसंद नहीं है। पीर कामिल एक अच्छी स्टोरी है, लेकिन वो मेरी फ़िलासफ़ी से उस तरह से अब मैच नहीं करती। किसी दौर में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। फिर हाशिम नदीम के नावल्स बहुत अच्छे नावल्स हैं, जिसमें बचपन का दिसंबर तो हुबहू मेरी कहानी। अच्छा। वो यानी आपको तो अंदाज़ा होगा अगर आपने पढ़ा हो, तो उसमें यह है कि वो रूरल कल्चर जो है, वो जो खेल थे उस कल्चर के, जो कि उस कल्चर के अंदर इंट्रैक्शन था बच्चों का, वो सारी एक स्टोरी उसके अंदर है। और उसमें 90% जो लिविंग स्टाइल उसमें उसको एक टीचर से मोहब्बत हो जाती है, फिर उसकी बारात चली जाती है बाद में। वो उसकी जी हाँ वो मैं ये कहा, इसलिए मैंने 90% का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि 100% ना आप समझ लें, ये 10% वही है। सही है, जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। सही है, ठीक है। जी, क्योंकि उसका मेन तो यही था मेरे ख्याल से, क्योंकि कहानी का पस मंज़र तो इसी में चलता है ना, इसमें वो बाकी अपने तजुर्बात बाकी बयान करते रहता है। मेरे नज़दीक कहानी का बड़ा किरदार वो उस लड़की अम्मो, उसका मेरा ख्याल नाम क्या होता है उस लड़की का नाम तो मुझे भी भूल गया। उससे बड़ा किरदार मैं समझता हूँ राजा है। हाँ, राजा उससे बड़ा किरदार है, जो कि उसका दोस्त होता है। अच्छा, लड़के सही है। प्रोटैगनिस्ट का जो दोस्त होता है राजा, मैं समझता हूँ कि वो उससे बड़ा किरदार है। तो ये अपने अपने एक्सपीरियंस की वजह से आपको चीज़ें पसंद आती हैं ना। तो उसका जो पार्ट उनका बचपन की लाइफ गुजारने का, खेलों का, आवारागर्दी का, और घर में आने का, लोगों को तंग करने का, प्लानिंग करने का, एक
जो सिनेरियो है वो मेरी ज़िंदगी से रिलेट। उसमें मुझे एक लाइन बड़ी हिट की थी, जो वो उसमें वो कहता है कि पहला सजदा किया था तो वो जल्दी में किया था, और वो मतलब उस टाइम ध्यान कहीं और था, और वो उसके बाद से जो है ना अभी तक मैं कोई इस तरह का सजदा नहीं कर पाया। मुझे ये मतलब जब मैंने पढ़ा था तो मुझे बहुत वो फील हुआ था कि मतलब यार ये तो मैंने तो 6 साल पहले जब मैं बिल्कुल कॉलेज में था तब मैंने वो पढ़ा था, बचपन का जिसम। मैंने भी तभी, अब मुझे खैर वो इतना याद नहीं है। मुझे भी वो भी इतना याद नहीं है। वो ये जब आप वो मैट्रिक करते हो और नए नए एफएससी में आते हो तब ये शौक होते हैं मेरे ख्याल से, है ना? जी। तब बहुत सारे पीरे कामिल भी और ये वो सारा कुछ उस टाइम पे बड़ा वो चल रहा, बल्कि चल भी रहा था उस टाइम पे कि ये सारा कुछ। अच्छा है, अभी उसी पे आते हैं कि जैसे ये अभी आपने बात की ना उमैर अहमद वगैरह, जो अभी आपकी फ़िलासफ़ी से मैच भी नहीं करते, लेकिन जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं ना इस बात को बड़े फ़ख्र से कहते हैं और कूलनेस समझी जाती है, जो मुझे लगता है कि अगर आप किसी को नेगेट कर देते हो, जो मैंने पहले भी बात किया कि मतलब मैंने कि बहुत सारे लोग ना फ़ख्र महसूस करते हैं कि अच्छा हम तो इसको मानते ही नहीं हैं और ये तो अदब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं हो, उमैर अहमद इसका बहुत ज़्यादा शिकार रही है और वो निमरा में वो आपको उससे उसके ख़यालात से इख्तलाफ हो सकता है, उसके स्टाइल से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि वो लिख ही नहीं सकती, और उसके बाद जो उसको पढ़ते हैं उनका भी आप वो उसको अगर जजमेंटल करने लगे। तो जीसी में ये बहुत ज़्यादा है। एक मैं तकरीर सुन रहा था, उसमें था कि ये सदी किताबों से इश्क की आखिरी सदी है, और उसमें वो एक लड़का था और उसने ये कहा कि क्योंकि इस सदी के लोग जो है वो उमैर अहमद का पीर कामिल पढ़ते हैं तो इसलिए ये किताबों से इश्क की आखिरी सदी है, कि मतलब वो ये मायूस था बहुत ज़्यादा ना अपनी तकरीर में, और इस लाइन पे जो हॉल की तालियां थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि यार ये इतना ज़्यादा क्यों ऑब्सेशन है इनको। मैं किसी के हक़ में नहीं हूँ, मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ, मतलब मेरी राय कोई अहम नहीं है इस बारे में, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी स्टेज पर हो और आपने कोई मुकाम पा लिया है, उस पर भी जाने के बाद आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मतलब यार अच्छा ये तो इसको तो करना ही नहीं चाहिए काम, या इसका तो काम है। इसके बारे में आपका क्या? अच्छा, ये पता क्यों एग्जिस्ट करता है? इसमें मैं वही बताने लगा हूँ कि हर एक लिटरेचर में, हर एक सोसाइटी में स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं जो कि एंटेगनिस्ट्स होते हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे की ज़िद होते हैं। अच्छा, कुछ लोग अपने बैकग्राउंड की वजह से, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से कंजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है, कुछ लोग प्रोग्रेसिव होते हैं। इसी तरह वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में भी आइडियलिज़म और लिबरलिज़म की एक आपस में रियलिज़म की आपस में एक टसल है। हर जगह पे ये स्कूल्स ऑफ थॉट एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। इसमें ये एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि ये गलत है और वो कह रहा होता है ये गलत है, एक दूसरे को निगेट कर रहे होते हैं। ठीक है। इसमें तीसरी अप्रोच पिछले 1 सदी 2 सदी में डेवलप हुई है, जो ये कहती है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। जो इनका सिंथेसिस है वो ये कहती है कि भाई वो अपनी एक बैकग्राउंड की वजह से अपने आप को ठीक समझते हैं, तो ये अपनी एक बैकग्राउंड की वजह से अपने आप को ठीक समझते हैं। दोनों आपस में क्रिटिसाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक स्पेसिफ़िकली उमैर अहमद या मॉडर्न लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनमें उनकी बात करें तो उसमें एलिमेंट्स में इख्तलाफ आपको करना चाहिए भी, क्योंकि आप एक सोच रखते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर आप ये कह दें कि वो तो नावल निगार ही नहीं है, तो वो आपके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, लेकिन वो लिटरेचर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पूरी नावल निगार है, और उसका कंट्रीब्यूशन बड़े सारे नावल निगारों से ज़्यादा है। वो लोगों को किताबी की तरफ पढ़ने की तरफ लेके आई है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आज की जनरेशन से रिलेटेबल वो है, वो फसाना आज़ाद आज अगर हम पढ़ें, ठीक है, वो उर्दू अदब का एक शाकार है, किसी दौर में रहा है, लेकिन आज हम तिलिस्म होशरुबा या फसाना आज़ाद पढ़ें तो वो हमारी ज़िंदगी से रिलेट नहीं करता ना, तो वो इस वजह से लाइब्रेरीज़ में धूल पड़ रही है उस पर। लेकिन उमैर अहमद ने ये काम, उसका अप्रिशिएबल काम है कि उसने मॉडर्न जनरेशन के जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो उनकी इमोशंस हैं, जिस तरह से वो सोचते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया है। ये बात क्रिटिसाइजेबल है कि उसने बहुत ज़्यादा इमेजिनाइज़ किया है उसको, लेकिन बहरहाल वो भी एक अदब की किस्म है, रोमांटिसिज्म। उसमें आप किसी पे कोई टोक नहीं लगा सकते कि आपने ये इमेजिनेशन को बढ़ा क्यों दिया, इतना फैंटेसाइज क्यों कर दिया। लेकिन बहरहाल अगर मैं उसको पॉजिटिवली पढ़ना चाहूँ पीर कामिल को, तो मैं उसमें से पॉजिटिव बहुत सारी बातें एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ।
और अगर मैं सिर्फ बिल्कुल निगेट करने पे आ जाऊँगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है, निगेट करने पे लोगों ने रसूल को निगेट कर दिया, तो फिर ये तो फिर उमैर अहमद है। तो ये कोई बात नहीं है। बात यह है कि जब आप न्यूट्रलिटी में हो के किसी को क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं तो कोई बंदा ये बात नहीं करेगा कि वो सिरे से ख़राब है। कोई भी क्रिटिकल, यानी जिसको हम प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं, वो जब भी उमैर अहमद के नावल्स पे होगा वो ये कहेंगे कि इसकी लिटरेरी टर्म्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। वो ये कहेंगे कि ये लिटरेचर उस तरह से इनकॉर्पोरेट नहीं कर रही जिस तरह से लिटरेचर को इनकॉर्पोरेट करने का हक़ है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि यार ये इस चीज़ पे काम कर रही है, इस पे नहीं कर रही। लेकिन ये कह देना कि ये कोई काम ही नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो रिजत पसंदी है। और ये एक बिल्कुल, ये तो क्रिटिसिज्म के स्टैंडर्ड्स पे ही ये बात नहीं आती, ये बिलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रिटिक है। तो इस वजह से ये तो बिल्कुल एक गलत राय है कि वो इस तरह से कि बिल्कुल सिरे से ही नावल निगार नहीं है। और मैं ये आपको एक और बात बताऊं कि उमैर अहमद और निमरा अहमद या हालिम या इस तरह के जो नावल हैं, और उसके बाद और बड़ी सारी चीज़ें, इनकी एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये रिलीजन को बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करती हैं और उसकी बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन लेके आती हैं सामने। ठीक है, आप मुझे बताएं कि नसीरुद्दीन नसीर गिलानी की गज़ल है मेरी ज़िंदगी तो फिराक है, वो गज़ल से दिल में मकनी से, इसको उमैर अहमद के नावल से पहले नौजवान नस्ल नहीं जानती थी इस गज़ल को। मैं यही बात करने लगा था। उमैर अहमद का कमाल है कि वो एक ऐसे पॉइंट पे ये गज़ल ले आती है कि लोगों के दिलों में। मैं बात करने लगा था कि हम कहानियों की बात करें, अफसानों की बात करें, तो आप अपना कोई फेवरेट सा अफसाना सुना दें या अफसाना जो भी है। अच्छा, मैंने लिखा नहीं, मैंने वो एक दौर था जब मैं कुछ नहीं लिख रहा तो मैं वो भी लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस तरह का कोई कंक्रीट जो मैं सुना सकूँ वो मेरे पास कोई इस तरह का मवाद है नहीं। अलबत्ता जो तहरीर में क्या उसे कहते हैं, अभी मैं ढूंढ लेता हूँ कोई आपको वैसे तहरीर सुना देता हूँ, लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं वो चीज़ें पढ़ता भी नहीं हूँ। तो ये है कि वो अफसानचा जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो मुझे तो नहीं पता कि उसको अफसानचा भी कह सकते हैं हम, ये नहीं कह सकते। वो बहरहाल एक तहरीर थी, एक मंजरनामा था, वो मैंने लिखने की कोशिश की। तो ऐसा मुझे तो खैर अब याद भी नहीं है, मेरे पास मौजूद भी नहीं है, तो ये तो खैर फिर कभी हम आपको सुना देंगे। चलें, कोई अपना कलाम सुना दें, कोई नज़म सुना दें। मैं आपको एक नज़म सुनाता हूँ, चूँकि हम ह्यूमन नेचर में हमने ज़्यादा बात करनी थी, उसके अंदर मैं आपको हम एक चीज़ भूल जाते हैं। हम जब भी कोई बात कर रहे होते हैं, आप इंस्टाग्राम देखें, सोशल मीडिया देखें या कोई यूट्यूब खोल के देख लें, उसके अंदर एक एलिमेंट जो है ना वो बहुत कम है, और अगर है भी तो अपनी अच्छी इंटरप्रिटेशन में मौजूद नहीं है, प्रोडक्टिव इंटरप्रिटेशन। वो एलिमेंट है मुक़द्दर का। सही है। वो इस तरह से कि ये मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, जो इसको समझता है उसका रास्ता बड़ा क्लियर है। ठीक है, तो ये इंसान की सारी वेगनेस को कम करता है। इसी वजह से ये ईमान का भी एक तकाज़ा है कि आप अच्छी और बुरी तकदीर पे ईमान लेके आएँ। ठीक है, तो हम जब इसको भूल जाते हैं मुक़द्दर को, तो फिर हमारे यहाँ वो जिसे कहते हैं ना आहो पुकार रहती है हर वक्त हमारे ज़हनों में भी, हमारे दिलों में भी, क्योंकि हम इसको तस्लीम नहीं कर पा रहे होते कि ये भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। और फिर जब हमें पता चलता है कि मुक़द्दर कोई चीज़ होती है तो हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये कौन सा मुक़द्दर हुआ, ये तो अच्छा मुक़द्दर नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो को मैं एक नज़म में मैं लेके आने की कोशिश किया कि ये जो प्रिवेलेंट एक परसेप्शन है मुक़द्दर के बारे में। सही है। और सबसे बड़ी बात कि दो लोगों के आपस में जब आप किसी को पसंद करते हैं और उसको हासिल करने की चाहत आपके अंदर डेवलप होती है, और अगर वो आपको नहीं मिलता तो आम तौर पे लोग क्या रिएक्शन करते हैं, और एंड पे फिर मैंने ये कोशिश की है कि वो रिएक्शन किस तरह का होना चाहिए। ठीक है। ज़माना मेरी जान, ज़माना तमन्ना से लिथड़ा हुआ है, तमन्ना की हर हद से गुज़रा हुआ है। ज़माने में हर कोई क्या कुछ नहीं मांगता, क्या नहीं चाहता है। ज़माने में हर कोई क्या कुछ नहीं मांगता, क्या नहीं चाहता है। किसी को है दौलत की चाहत तो कोई ज़मीं चाहता है,
कोई ताज से अपने सर को मुज़य्यन, कोई तख्त शाही पे ख़ुद को नशीं चाहता है। मेरी जान तमन्ना की हर हद से गुज़रे ज़माने में, लेकिन इस दिले ख्वाब खू की तमन्ना की हद इससे आगे नहीं थी कि तू साथ हो, इससे आगे नहीं थी कि तू साथ हो। हर कमो बेश में, हर पसो पेश में, मुझ जुनू ज़ात को बस मयस्सर ये तेरी सुकून ज़ात हो। रंजिशों के बेचैनी के एक पल में, मेरे आज में, मेरे हर एक कल में, मुझ जुनू ज़ात को बस मयस्सर ये तेरी सुकून ज़ात हो। रंजिशों के बेचैनी के एक पल में, मेरे आज में, मेरे हर एक कल में, तेरे साथ हर सुबह देखूं, तेरे साथ हर रात हो। पर मेरी जान दिले ख्वाब खू की ये वाहिद तमन्ना भी आखिर तमन्ना रही। पर मेरी जान दिले ख्वाब खू की ये वाहिद तमन्ना भी आखिर तमन्ना रही। उस तमन्नाए बर लाने वाले के दर पर खड़ी रह गई। पर मेरी जान इस दिले ख्वाब खू की ये वाहिद तमन्ना भी आखिर तमन्ना रही। उस तमन्नाए बर लाने वाले के दर पर खड़ी रह गई। तो हमें याद आया वो भूला हुआ ज़िंदगानी का पहलू, जो वहम गुमा से निकाला हुआ था कि दुनिया में एक शय मुक़द्दर तमाशा भी है। तो हमें याद आया वो भूला हुआ ज़िंदगानी का पहलू, जो वहम गुमा से निकाला हुआ था कि दुनिया में एक शय मुक़द्दर तमाशा भी है। वो मुक़द्दर जो उस कादिर कुन फ़कां की रज़ा है। रज़ा है ये उसकी तमन्ना को बर लाए या तर्क कर दे। और इस पे ये हमसे तकाज़ा भी है, और इस पे ये हमसे तकाज़ा भी है कि उसकी रज़ा में रज़ाएँ मिलाएं। पर मेरी जान दिले ख्वाब खू की ये वाहिद तमन्ना भी आखिर तमन्ना रही। उस तमन्नाए बर लाने वाले के दर पर खड़ी रह गई। तो हमें याद आया वो भूला हुआ ज़िंदगानी का पहलू, जो वहम गुमा से निकाला हुआ था कि दुनिया में एक शय मुक़द्दर तमाशा भी है। वो मुक़द्दर जो उस कादिर कुन फ़कां की रज़ा है। रज़ा है ये उसकी तमन्ना को बर लाए या तर्क कर दे। और इतना नहीं, इस पे हमसे तकाज़ा भी है, ये तकाज़ा कि उसकी रज़ा में रज़ाएँ मिलाएं। सो उसकी रज़ा में रज़ाएँ मिलाने में मसरूफ़ हूँ, सो उसकी रज़ा में रज़ाएँ मिलाने में मसरूफ़ हूँ। दिले ख्वाब खू की वो वाहिद तमन्ना भुलाने में मसरूफ़ हूँ। तो ये है कि हम सब ज़िंदगी में कोई ना कोई तमन्ना करते हैं, लेकिन हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि दुनिया में एक शय मुक़द्दर तमाशा भी है। और अगर वो आपके हक़ में कोई फ़ैसला नहीं देता तो उस पर दिल बर्दाश्त होने के बजाय उस तमन्ना को भुलाने की कोशिश जो है आप कर दें। शख्स को तो खैर क्या भुला सकते होते हैं हम, शख्स नहीं भुला सकते होते हम, लेकिन कम से कम उस शख्स की तमन्ना को हम अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। भुलाने से मुझे एक कथा याद आता है कि जा बजा दिल को लगाने से कहाँ भूलेगा, हमको वो शख्स भुलाने से कहाँ भूलेगा। हाँ, कई रोज़ से वो याद नहीं आया मगर वो फ़कत याद ना आने से कहाँ भूलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप शख्स को भुलाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप भुला भी नहीं सकते और आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप तमन्ना से किनारा कश हो जाएं। यही चीज़ आपको मेरी शायरी में भी अक्सर मिलेगी कि एक शख्स जो है वो तमन्ना, मत पूछ क्या है तरके तमन्ना की तलखियाँ, दिल जिसको चाहता है उसे मांगता नहीं। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि तमन्ना तर्क कर देना इंसान की ज़िंदगी के अंदर बड़ी सारी चीज़ों, मुस्बत चीज़ों का बायस बन सकता है। और मुकद्दर को एक्सेप्ट कर लेना, उसे उसकी तमन्ना। जी हाँ, ऐसा ही है, सही हो गया। और मुझे मज़ा आ रहा है आपकी शायरी सुनने में। कोई और सुनाए नज़में। और मैं ना आपको एक गज़ल सुनाता हूँ। गज़ल मैंने अभी तक आपको नहीं सुनाई। ये इंसानियत के ऊपर गज़ल, यानी एक पूरे इंसानी सृष्टि है, उसकी ज़िंदगी के वाक़यात, उसकी ज़िंदगी की स्टेजेस के ऊपर ये नज़्म मैंने लिखी है। और इसके अंदर कुछ मेरा फ़लसफ़ा थोड़ा सा, वो अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूँगा। सही है। गज़ल का मतलब सुनिएगा कि क़ल्बो नज़र में दर्द का हशर उठा के रख दिया। क़ल्बो नज़र में दर्द का हशर उठा के रख दिया, तूने तो हमको खाक से इंसान बना के रख दिया। क़ल्बो नज़र में दर्द का हशर उठा के रख दिया, तूने तो हमको खाक से इंसान बना के रख दिया। मुद्दत के बाद आज हम सोए थे एक देर को,
मुद्दत के बाद आज हम सोए थे एक देर को, लेकिन सफ़र के ख्वाब ने फिर से जगा के रख दिया। जिसको कठिन था काटना, दिल ने वो रुत भी काट ली। जिसको कठिन था काटना, दिल ने वो रुत भी काट ली, लेकिन उसे एक रुत ने दिल संग बना के रख दिया। जिसको कठिन था काटना, दिल ने वो रुत भी काट ली, लेकिन उसे एक रुत ने दिल संग बना के रख दिया। हम भी चिरागज़ाद थे, जलने का शौक़ था हमें। हम भी चिरागज़ाद थे, जलने का शौक़ था हमें। वो भी शरर खिसाल था, उसने जला के रख दिया। अब बज़्म हिसाब यार में सब ने रखी इबादतें, बज़्म हिसाब यार में सब ने रखी इबादतें। अपनी कमाई इश्क था, हमने वो ला के रख दिया। उसकी तलाश था कोई ऐसा जो उसको खुश रखे। बज़्म हिसाब यार में सब ने रखी इबादतें। अपनी कमाई इश्क था, हमने वो ला के रख दिया। और उसकी तलाश था कोई ऐसा जो उसको खुश रखे। उसकी तलाश था कोई ऐसा जो उसको खुश रखे, हमने फिर उसकी राह से ख़ुद को हटा के रख दिया। उसकी तलाश था कोई ऐसा जो उसको खुश रखे, हमने फिर उसकी राह से ख़ुद को हटा के रख दिया। हमने तो खैर दोस्तों यूं ही कहा था भूल जा, हमने तो खैर दोस्तों तंज़न कहा था भूल जा। उसने ये बात दिल पे ली, हमको भुला के रख दिया। और वो तेरे हुस्न का दिया, ये मेरी चाह का चिराग। ये वही तमन्ना जिसकी मैंने आगे बात की है कि वो तेरे हुस्न का दिया, ये मेरी चाह का चिराग। देख हवाए वक्त ने क्या क्या बुझा के रख दिया। कल्बो नज़र में दर्द का हशर उठा के रख दिया। तूने तो हमको खाक से इंसान बना के रख दिया। तो ये एक गज़ल थी जी। ये मैं पोस्ट नहीं की हुई, इसके एक आध शेर सही है ये बहुत प्यारी थी, ये बहुत चूँकि किताब के लिए थी जी। सही है। किताब मुकम्मल हो गई है, कुछ दिनों में इंशाल्लाह छप जाएगी आपकी दुआओं से। अच्छा, श्योर। क्या नाम क्या है और कब आ रही है ये किताब? नाम का तो अभी फ़ैसला हो नहीं सका। दोस्तों से गुफ्तगू जारी है कि भाई क्या होना चाहिए। कोई कहता है ये नहीं रखना, कोई कहता है ये रखना है। तो वो आपस में फ़ैसला जब कर लेंगे तो तब हम किताब का नाम भी बता देंगे। और आने से मुतल्लिक़ ये है कि ये नाम वो इस वजह से रख रहे हैं क्योंकि मेरी शायरी के उनकी मरहून मिन्नत भी है। वो अगर मेरी ज़िंदगी में ना होते तो शायद आज अरसलान अब्बास ना होता। तो इस वजह से ये मैंने उन पर रख छोड़ा है। और जहाँ तक बात है इसके छपने की, तो वो कोशिश करेंगे कि ईद के बाद जो है वो लोगों को मैसर आ सके। अच्छा, मतलब पब्लिशिंग के लिए दे दी? मैं जल्द जाऊंगा पब्लिशर के पास, उनसे मेरी बात होती रहती है। तो उसको चूँकि एडिट मैंने ख़ुद ही किया सारा, तो इस वजह से वो फाइनल फॉर्म में अब ये मैं जो आपको सुना रहा था ये मैन्युस्क्रिप्ट अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो मैंने पहले तैयार किए। मैं देख रहा था काफ़ी अच्छे कागज़ थे, मतलब सीधे कागज़ जी। हाँ, तो ये है कि सही बस तैयार है तकरीबन, बस इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। और बाकी जो हमारे चाहने वाले हैं, पढ़ने वाले, बेस्ट ऑफ लक इस किताब के लिए। जल्द आ जाएगी जी। थैंक यू सो मच। वो वैसे ही इख्तिताम की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। और कोई जो नए लिखने वाले हैं या जो आपके चाहने वाले हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम मेरी कोशिश होती है कि मैं पैगाम जब भी कोई दूँ, ये वैसे तो सारी चीज़ें पैगाम ही हैं, लेकिन ख़ास तौर से एक गज़ल मैं आपको सुनाऊं अगर मुझे मिले। दो चीज़ें सुनाऊंगा जाते जाते, और आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अरे नहीं, क्या बात करें। अच्छा, एक तो ये गज़ल है और उसके बाद मैं एक नज़्म सुना दूँगा आपको। सही है। गज़ल है कि मतलब देखिएगा कि ये एक किस्म का पैगाम है जो लोगों को चाहिए कि वो इस किस्म की चीज़ें भी डिमांड करें अपने रब से। ये चीज़ें अगर उनको मिल जाएं, जिनका मैं भी तालिब हूँ, ये अगर मिल जाएं तो ज़िंदगी एक बहुत हसीन तरीके से गुज़र सकती है। ये मैंने ज़िंदगी के हुस्न का जो रैशनल है वो अपनी तरफ से लिखने की कोशिश की है कि डूब जाने का हौसला दे दे,
डूब जाने का हौसला दे दे, शौक की मुझको इंतहा दे दे। डूब जाने का हौसला दे दे, शौक की मुझको इंतहा दे दे। मुझको आवारा जुनूं कर दे, मेरे हर खौफ को कज़ा दे दे। मुझको आवारा जुनूं कर दे, मेरे हर खौफ को कज़ा दे दे। इस भटक से मुझे बरी कर दे, अपनी जानिब का रास्ता दे दे। मुझको आवारा जुनूं कर दे, मेरे हर खौफ को कज़ा दे दे। इस भटक से मुझे बरी कर दे, अपनी जानिब का रास्ता दे दे। अपनी महरूमियों पे उफ़ न करूं, अपनी महरूमियों पे उफ़ न करूं। मुझको वो हालत रज़ा दे दे, मुझसे मायूसियाँ मेरी ले ले, और मुझे आसे मौजज़ा दे दे। उसको भी शामिल दुआ रखूं, उसको भी शामिल दुआ रखूं, जो मुझे बेतरा दगा दे दे। ए मोहब्बत के किबरिया दे दे, मुझको भी अपनी कुछ अदा दे दे। जिससे तू चाहे क्या से क्या ले ले, जिसको तू चाहे क्या से क्या दे दे। डूब जाने का हौसला दे दे, शौक की मुझको इंतहा दे दे। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये मेरे डूब जाने का हौसला जो कि मुझ में है भी, अगर ये अपनी पीक पे पहुँचा तो मैं समझूंगा कि एक दुआ मेरी जो है वो कबूल हो गई, हो रही है, क्योंकि ये ज़िंदगी भर की दुआ है तो ज़िंदगी भर में ही कबूल होगी। तो उम्मीद करते हैं कि बाकी दुआएं भी जो हमने की हैं वो भी कबूल हों हमारी। और अगर आपको अच्छी लगें और पढ़ने वालों को या सुनने वालों को, तो वो भी ये दुआ कर सकते हैं, इस गज़ल को पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक और नज़्म, आपका ज़्यादा वक्त ले लिया मैंने। सही है, सही है, सही है, सही है। आप ये नज़्म सुनाएं, फिर एक और नज़्म की मैं फरमाइश भी करता हूँ आपसे। अच्छा चलें, मैं सुना देता हूँ। अच्छा, ये इम्कानात में से एक नज़्म है। ये अपनी तमहीद इसकी थोड़ी सी बिलाल ये है कि इंसान जब भी किसी सफ़र का आगाज़ करे, जिस तरह मैंने गज़ल में मतले का आगाज़ किया कि डूब जाने का आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपको हर किस्म के लॉस के लिए रेडी रहना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए सफ़र के हिस्से के तौर पे। तो ये नज़्म इस बारे में है कि आप जब चल रहे हैं तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट पहले ही कर लें आप, ठीक है। अपनी कोशिश तो पूरी आप करें, लेकिन बहरहाल जो आपका रवैया होना चाहिए वो मैंने एक लिखा है। हर उस शख्स को ये चीज़ महसूस होगी जो कि एक इंतहाई शौक़ के आलम में एक सफ़र कर रहा है। आप भी कोई आर्ट रखते हैं, आप भी कोई काम कर रहे हैं, शौक़ की हद तक कर रहे हैं, या आपके अलावा कोई भी शौक़ की हद तक कोई सफ़र कर रहा है, तो उसको ये अपनी आवाज़ महसूस होगी इस नज़्म में। कि नज़्म का उन्वान है ऐन मुमकिन है। ऐन मुमकिन है डूब जाएं हम, ऐन मुमकिन है डूब जाएं हम जो कच्चे मकान के बासी हैं, दश्ते बे आसमां के बासी हैं। ऐन मुमकिन है डूब जाएं हम जो कच्चे मकान के बासी हैं, दश्ते बे आसमां के बासी हैं। हम जो दामन में कुछ नहीं रखते, बेबसी और बेकसी के सिवा, अपने आंगन में कुछ नहीं रखते, सख्ती उम्र मुफलसी के सिवा। हम के वो दर्द आशना जिन पर उम्र भर वक्त मेहरबाना हुआ, आज तक बख्त मेहरबाना हुआ। हम जिन्हें ज़िस्त के गुलस्तां से राहतों की हवा नहीं आई, हम जिन्हें ज़िस्त के गुलस्तां से राहतों की हवा नहीं आई। हम जिन्हें कूचा हाय यारां से हमदमी की सदा नहीं आई। हम जिन्हें उल्फतों के रस्ते में अपनी ही सादगी ने लूटा है, हर नई दोस्ती ने लूटा है। हम जिन्हें ज़िंदगी का पास तो है, पर जिन्हें ज़िंदगी से प्यार नहीं। हम जिन्हें ज़िंदगी का पास तो है, पर जिन्हें ज़िंदगी से प्यार नहीं। हम जो हर लहज़ा मुस्कुराते हैं, पर जिन्हें एक पल करार नहीं। अब तेरे ख्वाब को वफ़ा करने सूए साहिल चले तो हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है डूब जाएं हम। तो अरे वाह, डूबने के इम्कान के बावजूद हर शख्स से मेरी गुजारिश है कि वो अपने ख्वाबों को वफ़ा करने के लिए, ख्वाबों को पूरा करना एक छोटी टर्म, मैं समझता हूँ ख्वाबों को वफ़ा करना चाहिए। जिस तरह वादे वफ़ा करते हैं आप, उसी तरह अपने ख्वाब को भी वफ़ा करना एक इंसान होने के नाते आपको उस शौक़ का सफ़र करना चाहिए और फिर डूबने के इम्कान से मुबर्रा होकर वो सफ़र करना चाहिए। इस पे मैंने एक शेर लिखा है कि हवाए गम है, हवाए गम है मगर आसे मौजज़ार रख के, निकल पड़े हैं हथेली पे दिल दिया रख के, और ख़याल तक में ना आने दिया थकानों को, तुम्हारी राह पे निकले तो दिल बड़ा रख के।
तो ये है कि मुझे उम्मीद है कि बाकी सबका दिल भी अल्लाह ताला ने उनको बड़ा अता किया, अगर वो उसको बड़ा रखें तो वो ज़रूर अपनी मंजिलों पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और अच्छा, मैं आपसे कहने वाला था कि आपने रिसेंटली किरदारों पे नज़में लिखना शुरू की और आप वो किरदार ढूंढ भी रहे थे और फिर आप बात कर रहे थे, तो अभी रिसेंट एक लाइव में मैंने आपकी एक नज़म सुनी, वो सुना दें आप। भिखारन की बात आप मेरा हाल गालिबन भिखारन की तरफ इशारा करें आप, मैं आपको सुना देता हूँ। ये इसको लिखने का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये मैंने क्यों लिखी है और कैसे लिखी है और कब लिखी है। हुआ दरअसल यूँ कि मेरा एक मैं जब हॉस्टल में था तो हम अक्सर लाहौर की मार्केटों में आवारागर्दी किया करते थे। मैंने आपको बताया कि शुरू से मेरी तबीयत आवारा है, तो एक चीज़ बार बार देखने में आती थी कि वहाँ पे भिखारन का एक किरदार होता था मार्केट में हर वक्त, लेकिन वो इस हद तक कभी नहीं गया था जिस हद तक ये किरदार चला गया। होता यह था कि आम सी एक भिखारन होती थी, उसने एक बच्चा उठाया होता था, उसकी 20-25 साल उम्र होती थी भिखारन की, 18-19 साल होती थी, यानी नौजवान एक लड़की होती थी भिखारन, तो वो बच्चा उठा के भीख मांगती थी। एक दिन मैं और मेरे दोस्त ने बैठे, हमारे करीब एक खातून आई, ये 2017 की बात है, शाम का वक्त था, और वो मैंने उस खातून की तरफ देखा, वो खातून नहीं थी बुनियादी तौर पे, वो एक छोटी बच्ची थी जिसने आप कह लें कि अभी बचपन भी अपना गुजारा नहीं है, अभी बचपन उसके गुजारने के दिन थे कि वो अपने बच्चों को बचपन इस तरह भीख मांगते हुए उसका गुजरा था, उसका भी और उसके बच्चों का भी। तो एक शायर होने के नाते अगर ना भी देखें तो एक इंसान होने के नाते हम दोनों ने इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस किया, और मैंने सोसाइटी को कोसना शुरू किया। तो उसने मुझे कहा कि मेरे दोस्त ने, ये मुझे उसके लफ्ज़ याद हैं कि इस तरह बात करने से क्या होगा, तुम शायरी करते हो तो तुम इसको लिखो। मैंने बड़ी देर कोशिश की कि मैं इसको कैसे लिखूं, लेकिन और हौसला बड़ा चाहिए इसको लिखने के लिए, जो कि मेरे अंदर मौजूद नहीं था। मैं भागा बड़ी देर इस किरदार से, लेकिन फिर बड़े अरसे के बाद मुझे नहीं याद मैंने किन दिनों में ये लिख दी है, लेकिन बड़े ही कोई नासाजगार दिन होंगे जिनमें मैंने ये लिख ली। तो ये उदासी की, मैं समझता हूँ मेरी सारी नज़मों और गज़लों में उदासी, मेरी उदासी की ये पीक है। तो वो मैं आपको नज़म सुनाता हूँ कि फ़िराक़ मोहब्बत वहब्बत नहीं है, फ़िराक़ मोहब्बत वहब्बत नहीं है, मेरी वहशतों का सबब और कुछ है, मेरे गम का बाइस ज़रा मुख्तलिफ है, मेरा गम तो उस छोटी 14 बरस की एक लड़की का है, 14 बरस की एक लड़की का है, अभी जिसने बचपन सही से गुजारा नहीं, वो लड़की जो हाथों में 13 महीने की बच्ची उठाए। फ़िराक़ मोहब्बत वहब्बत नहीं है, मैं कैसे बताऊं, मेरी वहशतों का सबब और कुछ है, मेरे गम का बाइस ज़रा मुख्तलिफ है, मेरा गम तो उस छोटी 14 बरस की एक लड़की का है, अभी जिसने बचपन सही से गुजारा नहीं, वो लड़की जो हाथों में 13 महीने की बच्ची उठाए, यहाँ मार्केटों में ठेलों दुकानों के आगे खड़े और बैठे हुए आउटिंग के लिए आए लोगों से अपने फरेबी तरन्नुम में कहती चली जा रही है, कहती चली जा रही है, कोई 10 रुपये मेरी भूखी बच्ची की खातिर, कि इसके लिए दूध ले लूँ, कोई मुझको खाना खिला दे कि दिन भर से भूखी हूँ मैं, कोई मुझको खाना खिला दे कि दिन भर से भूखी हूँ मैं, मुझे रंज ये है कि उसको ये फरेबी तरन्नुम, ये पेशा मेरे इस दरिंदा ज़माने ने जबरन सिखाया हुआ है, सिखाया भी क्या, उसको महजूर और मजबूर करके भिखारन बनाया हुआ है, सिखाया भी क्या, उसको महजूर और मजबूर करके भिखारन बनाया हुआ है। मगर इससे ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा अज़ियत तो ये है कि उसके बतन में अभी 6 महीने की एक और बच्ची भी है। मैं उस 6 महीने की बच्ची के अपने दरिंदा ज़माने में आने के तकलीफ़ देते ख़यालों में गुम हूँ, सवालों में गुम हूँ, सवालों में गुम हूँ कि क्या उसका इस बेहिस्सो ज़ालमाना ज़माने में आना किसी तौर मौजू भी है, वो क्या बचपना क्या जवानी गुजारी किया कर,
मैं इन गुमशुदा हालतों में ये कैसे बताऊं, मैं कैसे बताऊं मेरा दिल मोहब्बत से क्यों मुनहरिफ है। मेरी वहशतों का सबब और कुछ है, मेरे गम का बाइस ज़रा मुख्तलिफ है, मैं कैसे बताऊं। तो ये मैं बड़ी दफ़ा मैंने कोशिश की यार बिलाल कि मैं ये सुनाऊं लोगों को, लेकिन लोग इतना उदास होना नहीं चाहते होते। तो हम भी लोगों को बिला वक्त उदास करना नहीं चाहते। तो आज आपने एक फरमाइश की, मैंने उस दिन सिर्फ इस वजह से सुना दी कि तो आप बात कंटिन्यू करें, मैं बात करता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि उस दिन मैंने सिर्फ इस वजह से सुना दी कि वहाँ पे उदास लोग लाइव सेशन में रह गए थे। तो मैंने सोचा कि वो इसको सुन लेंगे और फिर इसको याद भी रखेंगे, और हमारी ख्याल रंग ले आया कि आपने उसको याद भी रखा और आज हमसे फरमाइश की इसको सुनाने की। आपकी नवाजिश। आपको कैसे पता था कि उधर उदास लोग बैठे हैं? देखें मैं समझता हूँ कि शायर जब तक फ़िज़ा को नहीं जानता तो वो अभी शायरी की उस हद तक नहीं पहुँचा कि वो उसको मज़ीद आगे परसू करे। तो फ़िज़ा, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आपने सारी खुशियाँ एंजॉय कर ली हों तो तब हमारे पास आ जाइएगा, हम आपको उदास कर देंगे। और आप जब हद दर्जा उदास हो चुके हों तो तब हमारे पास आ जाइएगा, हम आपको खुश कर देंगे। तो मैं इंसान के तज़ाद में उसका गमखार भी हूँ और मददगार भी हूँ। क्या बात है। अच्छा, बड़ा अच्छा मंज़र आप खींचते हैं, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मतलब आप इस तरह के और भी हमारे माशरे के अंदर जो इस तरह की चीज़ें हैं उनकी मंज़र निगारी करें, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी कर सकेंगे आप। बहुत प्यारी मंज़र निगारी है ये, जो कुछ सोचने पे मजबूर करती है। तो मैं मतलब शायद मैं उस तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा जिस तरह से आप डिज़र्व करते हो आप। नहीं, अप्रिसिएशन वाली एक्चुअली यानी इसकी अप्रिसिएशन यही हो सकती है, यानी इसकी अप्रिसिएशन हद दर्जे में यही होगी कि हम उस किरदार को तब्दील करने की या उस किरदार की हालत ठीक करने की कोशिश कर दें। अगर उसने भिखारन बनना भी है तो वो, यानी मैं तो ये कहता हूँ कि उसको भिखारन बनाने वाला बुनियादी तौर पे ये ज़माना है जिसने उसको भिखारन बना दिया, और ये ज़माने ने जबर इस पे ये किया कि उसकी उम्र कम कर दी। यानी पहले वो 24 साल की हुआ करती थी और अब वो 14 साल की हो गई है। तो ये मेरे लिए दुख की बात है कि वो ठीक है कि वो 14 साल की माँ है, लेकिन वो भिखारन क्यों है, मुझे इसका दुख है। और अगर एप्रिसिएशन कोई करना ही चाहता है इस नज़्म की, तो वो ये कर सकता है कि वो किसी भी हवाले से, किसी भी तरह से उस किरदार की अगर उसको ख़त्म नहीं कर सकता तो उसकी उम्र ज़्यादा कर दे, उसको 25, 30, 35, 40 तक ही रहने दे, उससे नीचे ना आने दे उसे। तो ये है कि बहुत अच्छी बात की आपने। और अच्छा, मैंने वैसे देखा था आप ना उधर इंस्टा के ऊपर कुछ बड़े मज़े के मैसेजेस कर रहे होते हैं जो मैंने कभी नहीं देखा था। एक आपने कहा था कि अपने वियर्डेस्ट एक्सपीरियंसेस या कुछ इस तरह का था, या अपने सैड मोमेंट्स बताएं और आई विल रिस्पॉन्ड यू इन वॉइस नोट्स। तो मैंने कहा यार ये मतलब इस लेवल तक की कनेक्टिविटी जो आप रखते हो अपनी ऑडियंस के साथ और अपने फैंस के साथ, ये अप्रिशिएबल है बहुत ज़्यादा। और आई होप कि मतलब आप बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए मरहम बनने का बायस भी बन रहे हैं, और ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक तो लफ्ज़ों से कहना, और लफ्ज़ों से कहकर जब आप किसी को ये एहसास दिलाते हैं कि छोटा सा कि जो तुम्हारा दर्द है वो हम महसूस करें, तो अब किसी के दर्द को जानना और किसी के दर्द को वो एडमिट करना कि हाँ जो तुम्हारा दर्द है वो दर्द है, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उसके लेवल पर जाकर उससे बात करना, ये उससे भी बड़ी बात है। तो मैं चाह रहा था कि ये इस बारे में मैं आपसे नहीं, ये इसकी वजह एक है, इसका रैशनल आप सुनिए। इसका रैशनल है एक मेरे पास, और बहुत स्ट्रॉन्ग रैशनल है मेरे पास इसका। मैं ये समझता हूँ कि खुदा, जितना को मैंने रिलीजन अभी पढ़ा और बाकी जितनी भी चीज़ें दीगर रिलीजन्स के बारे में मुझे पता है, उनसे मैं ये इंड्यूस करता हूँ कि खुदा और इंसान के दरमियान एक कदम का फासला होता है। अच्छा। एक कदम का, और वो कदम इंसानियत है। जब आप इंसानियत के करीब हो जाएंगे, आप जितना इंसानियत के करीब जाते जाएंगे उतना आप खुदा के करीब जाते जाएंगे।
अब ये जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं ये इंसान हैं। मैं इनको फ़र्द ये बाद में है मेरे लिए, पहले मेरे लिए ये इंसान है। फ़र्द के बाद इनकी एथनिसिटी, इनका रिलीजन, ये सारी बात की बातें, इस सबसे पहले ये मेरे लिए इंसान है। अच्छा, इंसान जब इनके साथ मैं बुनियादी तौर पे इनकी कोई मदद या हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक ख़ुदगर्ज़ी के आलम में गिरफ़्तार, आप समझें कि मैं तो अपना एक सफ़र तय कर रहा हूँ और वो इनसे होके गुज़रता है। तो इस वजह से मेरा इनसे लगा हुआ है। मुझे अहमद नदीम कासमी का एक शेर याद आता है और वो मेरे दिल के इंतहाई करीब शेर है। वो ये कहता है कि तू मेरा नामा या अमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है, फ़र्द से नहीं। ठीक है। और फिर मैंने इस पे शेर भी लिखा है कि काश यक शख्सी तमन्ना के फसाने बदलूं, काश महदूद मोहब्बत के फसूं तोड़ सकूं। कि एक शख्स के साथ मोहब्बत, क्या मोहब्बत होती है? मोहब्बत होती है जो कि पूरे एक इंसान की फॉर्मेशन के साथ हो, इंसानियत के साथ हो। तो ये हमारा तो पैगाम है और यही कोशिश भी है। यही फैज़ की भी लाइन है, यही इकबाल की भी लाइन है, यही सारे अच्छे शोरा की यही लाइन है। मेरा ख्याल है कि सारे इमर्जिंग पोइट्स की भी यही लाइन होनी चाहिए कि वो एक फ़र्द से बाहर निकलें, उससे मुबर्रा होकर पूरे कलेक्टिवली एक इंसान के साथ मोहब्बत करें। अच्छा, एक तकदीर पे हमने बात नहीं की, मैं वैसे आपको बताऊं, आपसे गुफ्तगू तो मेरी है यार। मैं ये समझता हूँ कि ना, जब आप क्या उसे कहते हैं, ये बिल्कुल हम इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। अगर इसने आपने इसको इनफॉर्मली ही लगाना हो तो आप इनफॉर्मली भी लगा सकते हैं, लेकिन बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि आप देखें, तकदीर का हम लोगों को इतनी अनसर्टेनिटी, इतनी वेगनेस, इतना इबहाम, पता ही कुछ नहीं। ये किताब खोलते हैं कुरान हम, चंद एक सफ़े पढ़ते हैं और पता चल जाता है तकदीर क्या। यानी वो अगर हम कुरान, एक तो इसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है ना, सूरह फातिहा से शुरू होता है और फिर नास पे ख़त्म होता है। एक इसकी अगर आप इसको स्टोरी बना के देखें तो इंसान आदम से शुरू होगा और एंड तक चल रहा है इटरनली। अच्छा, जब आप पहला इवेंट ही कुरान का गौर कर लें, आपको तकदीर समझ में आ जाती है। मसलन पहला इवेंट उसमें यह है कि खुदा फरिश्तों से ये फरमा रहा है कि मैं ज़मीन पे अपना एक खलीफा बना, फरिश्ते कह रहे हैं कि तू ऐसी मखलूक क्यों बनाता है जो ज़मीन पे फसाद करेगा। वहाँ पे एक जवाब उसको मिलता है फरिश्तों को कि जो तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। ठीक है। इस सारे सिनेरियो में एक बंदा कह देता है कि वो अल्लाह ताला आदम को हुक्म देता है कि यार तुम ये सारी चीज़ें इनको पढ़ के सुनाओ, इन्होंने मुझ पर सवाल उठाया था तो इनको मैं ज़रा बाबर करवाऊँ कि तुम वाकई वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो आदम को कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए और कहा कि फरिश्तों से पूछा तुम सुनाओ, उन्होंने कहा कि जी हमें तो नहीं आते, तो हमें तो कैसे आ सकते हैं। आदम से कहा तो आदम ने सुना दिए। अच्छा, ये यहाँ पे आपने ये इवेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इवेंट है ये इंसान की तारीख का, कि जब इंसान को एक हुक्म हुआ है उसने उस हुक्म के मुताबिक एक अमल कर दिया। ठीक है। ये वो मोमेंट है जब इंसान की इंसानियत और उसकी अशरफुल मखलूकाती की जो सिफ़त है वो साबित होती है। ये वो इवेंट है जब वो अल्लाह के बताए हुए नाम वहाँ पे बता देता है। ठीक है। आप गौर करके देखेंगे, अगर इंसान वहाँ पे वो नाम बताने से कासिर हो जाए, उस हुक्म की तामील करने से वहाँ पे कासिर हो जाए, तो क्या इंसान फरिश्तों के सामने या किसी भी मखलूक के सामने अशरफुल मखलूकात रहता है या अपने खुदा के सामने नहीं रहता। उसने एक हुक्म की तामील की है और वहाँ पे वो मुबर्रा हो गया, मुआवराई उसको मिल गई है फरिश्तों से। अच्छा, इसको इवज़ ये मिलता है मेरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, वो जन्नत में चला जाता है। ठीक है। अब जन्नत में जब वो जाता है उसको एक और हुक्म मिलता है कि भाई यहाँ पे जाओ, जो मर्जी अयाशियाँ करते फिरो, एक काम नहीं करना, फलां दरख्त के पास नहीं जाना। एक ऑप्शन इंसान को दिए, बल्कि इसमें ऑप्शन है ही नहीं। इसमें इंसान को क्या ये काम नहीं करना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बस ये नहीं करना। ठीक है। इंसान ये अपने शऊर में लेके जन्नत में चला जाता। जन्नत में जाने से पहले एक और वाक़या हो चुका है। अच्छा, वो क्या वाक़या है कि
कि जब सारे फरिश्तों इंसान की अशरफ अल मखलूकाती का इवेंट हुआ, सही है, कि जब फरिश्तों पे ये बावर हो गया, तो उनमें से एक जिन ने ये कहा कि मैं तो इसको अशरफ अल मखलूकात मानता ही नहीं, सिर्फ इस बुनियाद पे कि इसने तुम्हारे बताए हुए नाम बता दिए। इब्लीस ने कहा कि मैं तो इसको इसकी ताज़ीम नहीं करूँगा किसी भी सूरत, मैं आग का बनाऊँ। और ये अच्छा, इसमें हमें एक ये रस मिलता है यार कि इब्लीस को एक हुक्म था कि तुम हमारी बात मानो और आदम की ताज़ीम करो, सजदा करो इसे। सही है। इब्लीस ने वो नहीं माना। इससे पहले आदम को कहा गया था कि नाम बताओ, आदम ने मानी और उसको अशरफ अल मखलूकाती मिल गई। इब्लीस ने कहा मैं नहीं मानूंगा, तो उससे पहले वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करीबी शख्स ज़ात था और उसके बाद वो निगेट कर दिया गया, उसको कहा कि तू जहन्नुम में जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में दो चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि इंसान के डिसीजन ने या इंसान के एक्शन ने या किसी भी मखलूक के एक्शन ने उसका आइंदा डेस्टिनेशन फॉर्म किया। खुदा के सामने जो उसने एक्शन किया है, उस एक्शन ने इंसान की या किसी दूसरी मखलूक की डेस्टिनेशन फॉर्म की है। आप फॉर एग्जांपल ये सोचें कि इब्लीस उस इंसान को सजदा कर लेता और इंसान नाम ना बताता, तो क्या इंसान की डेस्टिनी ये होती? क्या वो ज़मीन पे आता? क्या इब्लीस जहन्नम की डेस्टिनेशन में होता? नहीं। इब्लीस की डेस्टिनेशन जहन्नम इस वजह से बनी है कि उसने एक एक्शन किया और वो एक बात का इनकार किया उसने। उसका एवज़ ये हुआ कि उसकी तकदीर में एक चीज़ लिख दी गई है। इंसान ने भी एक एक्शन किया और वो जन्नत में चला गया। ठीक है। अब ये सारे इवेंट्स के बाद जब इंसान जन्नत में फिर रहा सी जो, तो एक दिन उहदे कोल इब्लीस आंदा है और उन्होंने आके कहंदा कि यार एक ऑप्शन तेरे कोल होर भी है, सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है कि ये कोल नहीं जाना, दूसरी ऑप्शन मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम इसके करीब चले जाओ। अब इंसान के पास दो ऑप्शन आ गए हैं। एक पहली ऑप्शन ये थी कि वो उसके करीब ना जाए, जो उसके खुदा की दी हुई ऑप्शन थी। दूसरी ऑप्शन उसके पास ये थी कि वो उसके करीब चले जाए, जो कि शैतान की दी हुई ऑप्शन थी। इन दोनों में से इंसान के ऊपर ये इवेंट अक्कर हो गया कि अब उसने चूज़ करना ही करना है। ऑटोमेटिकली वो चूज़ करेगा, जिसको हम कहते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट अब चूज़ करना ही पड़ेगा। या तो वो करेगा या वो नहीं करेगा। सिचुएशन अक्कर हो गई है ना। ठीक है। तो इंसान वहाँ पे इब्लीस की बात मानता है और एक एक्शन करता है। अब इस एक्शन से इंसान की फर्दर डेस्टिनी फॉर्म हो गई, वो ज़मीन पे उतारा गया। ठीक है जी। यानी इंसान अपने एक एक्शन की वजह से ज़मीन पे उतार दिया गया, इब्लीस अपने एक एक्शन की वजह से जहन्नुम में चला गया। लेकिन इन दोनों का एक उजाला हुआ, दोनों के एक्शंस का। इब्लीस का उजाला ये हुआ है कि उसको क़यामत तक की मोहलत दे दी गई, और इंसान की ख़ता का उजाला ये हुआ कि उसको तौबा सिखा दी गई, उसने तौबा कर ली। अब तकदीर मेरे नज़दीक इस सारे इवेंट को स्टडी करते हुए ये है कि जो अल्लाह कहता है ना हमारा हर चीज़ पे इक़्तिदार है, वो इक़्तिदार एक चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो उस मखलूक के एक्शन पे डिपेंडेंट है। बार बार कुरान में कहता है अगर तुम ये करोगे तो ये होगा, अगर तुम ये करोगे तो ये अच्छा होगा। सही है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान के पास हम वक्त ऑप्शन मौजूद होती है, जब वो ऑप्शन डेस्टिनी एंड क्या है, या तो जन्नत या जहन्नुम, रिलीजियस पर्सपेक्टिव। ठीक है। दो ही डेस्टिनीज़ हैं, ये बात ज़ाहिर है। बाकी सब डेस्टिनीज़ हैं वो टेम्परेरी हैं। अल्टीमेट डेस्टिनीज़ दो ही हैं, या तो कोई जन्नत में जाएगा या कोई जहन्नुम में जाएगा। ठीक है। अब वो डेस्टिनी हम अपने ज़हन में नहीं रख पा रहे। हम टेम्परेरी डेस्टिनीज़ को समझते हैं कि ये इटर्नल डेस्टिनी थी, ये कैसे हो गया। समझने की बात यह है कि हम अगर अपनी डेस्टिनी सेलेक्ट कर लेंगे हमने कहाँ जाना है, तो वी आर गिवन द एबिलिटी टू रीच देयर एंड वी आर गिवन द पाथ टू रीच देयर। ठीक है। हर सिनेरियो में अगर हम इटर्नल डेस्टिनी का ना भी सोचें, कोई आम टेम्परेरी डेस्टिनी भी हम सेलेक्ट करते हैं, तो वी हैव द पाथ टू रीच देयर। गलती ये होती है कि हम कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी एक्शंस कर रहे होते हैं, और उन एक्शंस की तलाफी एक ही है, वो तौबा है। वो हम कर नहीं रहे होते, तो पाथ हमारा डिट्रैक्ट होता जाता है और फाइनल डेस्टिनी फॉर्ज होती जाती है। सही है। ये एक इंटरप्रिटेशन थी कि इंसान की डेस्टिनी जो है, अच्छा इंसान जो भी, इसमें आगे एक फर्दर इंटरप्रिटेशन आपको बताऊं कि इंसान जो भी एक्शन कर रहा है वो बुनियादी तौर पे अपने नॉलेज से कर रहा है, अच्छे या बुरे नॉलेज से। इंसान का नॉलेज उसका थॉट बनाता है, उसका थॉट उसके एक्शन में कन्वर्ट होता है, उसका एक्शन हैबिट बनता है, और हैबिट करैक्टर होती है। ठीक है।
तो मैं तो ये इंड्यूस करता हूँ कि इंसान का करैक्टर उसकी डेस्टिनी होती है, यानी वो अपने करैक्टर की बुनियाद पे सारे एक्शंस करता है, तो वो जिस किस्म के एक्शंस करेगा उस किस्म की उसकी डेस्टिनी होगी। लिहाजा वो हेराक्लाइटस का मुझे कोट, बहुत ज़्यादा कोटेशन उसकी पसंद है, वो ये कहता है कि करैक्टर इज़ डेस्टिनी। तो ये हमें समझना चाहिए कि अगर किरदार अच्छा है तो डेस्टिनी अच्छी है। सही है, बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन है वैसे, डिफरेंट है। सही है। हाँ। ये इसी तरह ना कि हम जब फिलोसफी पढ़ते हैं, फिलोसफी हमें ये समझाती है, साइकोलॉजी भी समझाती है कि हमारे जहन में थॉट कैसे आता है। कहता है कोई नॉलेज होगा जो थॉट डेवलप करेगा। हाँ, ये भी है। कोई इन्फॉर्मेशन होगी जो थॉट डेवलप करेगी, ठीक है। जब वो इन्फॉर्मेशन थॉट डेवलप करेगी तो उस थॉट जब कॉन्शियस में रहेगा तो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, सब कॉन्शियस में से भी एक्शन में कन्वर्ट होगा। 95% ऑफ द टाइम वो अपने सब कॉन्शियस में से एक्शन में कन्वर्ट होगा, 5% ऑफ द टाइम ऑफ द डे वो कॉन्शियस में से एक्शन में कन्वर्ट होगा। अब जितनी दफ़ा रिपीटेडली वो एक्शन में कन्वर्ट होगा वो हैबिट बनती जाएगी, और इंसान की हैबिट्स ही उसका कैरेक्टर होती हैं, ठीक है। तो ये एक्शन चूँकि डेस्टिनी से रिलेटेड है और एक्शन अल्टीमेटली कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर एंड डेस्टिनी जो है A = B, B = C, A = C। तो सिंपल फार्मूला है कि आपका कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी है, आपका कैरेक्टर ही आपके खुदा के इक़्तिदार को आवाज़ देगा। अगर आप अच्छा किरदार रखते हैं तो वो अपना इक़्तिदार आप पे अच्छा रखेगा, अगर आप बुरा किरदार रखते हैं तो आप पे अपना किरदार अल्टीमेट इक़्तिदार, हाँ ऐसे है। सही कह रहे हैं, आपके साथ क्या करेगा। सही है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके, और आपके एक्सपीरियंसेस और आपके मुशाहिदात को आपसे गुफ्तगू करके हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अपने कीमती वक्त में से टाइम देने के लिए। इसके साथ ही मुझे और अरसलान अब्बास को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। इजाज़त। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।